ये है कमाई का अड्डा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। आज आखिरी 1.5 घंटे में थोड़ी सी मुनाफा वसूली ऊपरी लेवल से आती हुई दिखाई दे रही, खासतौर से मिड कैप इंडेक्स में दिख रहा है दबाव। लेकिन क्या हो आपकी क्लोजिंग स्ट्रैटेजी, उस पर करेंगे डिटेल में बातचीत। पहले हेडलाइंस। तेज उतार चढ़ाव के बीच दायरे में बाजार, हालांकि सरकारी बैंकों के दम पर बैंक निफ्टी दिखा रहा है लीडरशिप। 2 दिनों में करीब 5% चढ़ा पीएसयू बैंक इंडेक्स। मेटल्स, रियल्टी और एनर्जी शेयर्स भी जोश में। कल नतीजों से पहले 2.5% चढ़ा बजाज फाइनेंस। चौथी तिमाही में आय 24% और मुनाफा 28% बढ़ने का अनुमान। मारुति के भी अच्छे नतीजों की उम्मीद। मुनाफे में 50% और आय में 23% बढ़त का अनुमान। उम्मीद से बेहतर नेस्ले के Q1 नतीजे। साल दर साल मुनाफा 25% बढ़ा, आय में भी 21% का उछाल। 5% की वॉल्यूम ग्रोथ भी अनुमान से अच्छी। और यूनिकेम डील के बाद इप्का का स्टॉक 10% से ज्यादा टूटा। शेयर 3 साल के निचले स्तरों पर। अमेरिकी कारोबार में सुस्ती और डील के बाद मार्जिन को लेकर टेंशन से बाजार नाखुश। बायोकॉन बायोलॉजिक्स में सीरम इंस्टीट्यूट निवेश करेगी दोगुना। $150 मिलियन का लोन इक्विटी में कन्वर्ट होगा। बायोकॉन की सीएमडी किरण मजुमदार ने कहा, डील में वैक्सीन का पूरा पोर्टफोलियो शामिल। $6 बिलियन के वैल्यूएशन पर हुई है डील। और क्रॉम्पटन में भी आज टॉप मैनेजमेंट बदलने से बाजार ने दिखाई बिकवाली का दबाव। स्टॉक 10% से ज्यादा टूटा। नए सीईओ प्रवीण घोष के अनुभव को लेकर बाजार चिंतित। और फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए गैस हो सकती है और सस्ती। नेचुरल गैस पर वैट हटाने को केंद्र राज्यों पर बढ़ा सकता है दबाव। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। गुड आफ्टरनून। चलिए कमाई का अड्डा की शुरुआत करेंगे। मुंबई से मैं और हर्षदा और दिल्ली से वीरू जुड़ेंगे हमारे साथ और अगले 1.5 घंटे बात करेंगे मार्केट की और इंडिविजुअल स्टॉक्स की स्ट्रैटेजीज आपके लिए लेकर आएंगे। और जैसा हर्षदा ने कहा, पिछले 1-1.5 घंटे में थोड़ी मिड कैप मार्केट में थोड़ा प्रेशर, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी भी अप ट्रेंड इंटैक्ट है। इसको मैं इस तरीके से कहूँगा कि मोमेंटम क्लियरली अभी भी बुल्स के साथ। और बैंक निफ्टी ने फिर एक बार लीडरशिप दिखाई है और लगातार दूसरे दिन बाय ऑन डिप्स एक स्ट्रैटेजी जिसने काम किया। कल ऑब्वियसली ज़्यादा बड़ी रैली थी, लेकिन आज भी ठीक ठाक रैली रही है और लोअर लेवल से अच्छा मोमेंटम है मार्केट में। क्विकली ये पॉइंट्स देख लेते हैं फिर। जैसा मैंने कहा कि सेकेंड डे रनिंग बाय ऑन डिप्स आज मार्केट में वर्कआउट हुआ और बैंक निफ्टी ने एक आज क्लियर लीडरशिप दिखाई। हर्षदा, आज एक जो अच्छी चीज़ हुई है जो पिछले 2-3 दिन से मिसिंग थी, कैश मार्केट में वॉल्यूम्स आ गए हैं। और कैश मार्केट में वॉल्यूम्स तब आते हैं जब मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन स्पॉट कर रहा हो। और कल के ब्रेकआउट के बाद आज एक कंटिन्यूएशन, मुझे लग रहा है कि शायद 1-2 दिन और मार्केट में मूव बाकी है अभी। और अब एक जो इंटरिम रेजिस्टेंस जिसकी हमने सुबह बात की थी उसकी तरफ अब हम जा रहे हैं बेसिकली। तो क्लियरली वो रेजिस्टेंस 17,800 के आसपास ही देखने को मिल रहा है अनुज। आज यही हुआ है लगभग, आप कह सकते हैं, जो कहते हैं ना अंग्रेजी में कम विद इन किसिंग डिस्टेंस। 17,792 वहां पर पहुंचा और फिर हाथ लगाकर वापस नीचे। अभी भी कॉन्फिडेंस है कि ये सीरीज हम 17,800 के ऊपर दिखाएंगे क्लोजिंग? एक्चुअली मेरा कॉन्फिडेंस तो है कि हम शायद 17,863 के भी ऊपर निकल जाएं इस एक्सपायरी में और एक 17,900 की तरफ भी दस्तक दे दें, क्योंकि हर्षदा देखिए मोमेंटम है मार्केट में क्लियरली। और आज निफ्टी ने सुबह एक चीज़ जो कि पहला टारगेट अपना निफ्टी का पहला टारगेट हमारा सुबह की स्ट्रैटेजी के हिसाब से था 17,802। उसके जैसा आपने कहा विद इन किसिंग डिस्टेंस आए, हम 10 पॉइंट की रेंज में आए और वहाँ से फिर हल्का सा फिसले। लास्ट रेजिस्टेंस जोन जो निफ्टी में है वो 17,828 से 17,863, ये 2 लेवल्स के हैं बहुत सिंपली। 17,828 क्लोजिंग हाई अप्रैल सीरीज का और 17,863 इंट्राडे हाई अप्रैल सीरीज का। नॉर्मली मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब भी आप एक्सपायरी वीक में सीरीज का हाई टच करते हैं या क्लोज करते हैं तो बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग होती है। तो अभी भी मेरी होप ये है कि कल अगर और डिसेंट क्यूज रहे तो आप शायद कल या परसों इस लेवल को टेक आउट करेंगे।
एक बार आंकड़े देखिए आप 17,800 के पुट और कॉल के, ऑलरेडी पुट्स में बिल्डअप स्टार्ट हो गया, मतलब पुट राइटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है और 17,800 में कॉल राइटिंग भी हुई है। तो मुझे लग रहा है कि 17,800 में अभी भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। देखिए आज 17,800 कॉल एक्चुअली प्रीमियम एक्चुअली गिरा है और ओपन इंटरेस्ट काफी बढ़ा है, करीब करीब 1.25 करोड़ का। 17,700 कॉल राइटर बुरी तरह से फेल हुए थे, अब 17,800 पे देखना है कि ये सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते हैं। और मेरे ख्याल से तो मोमेंटम अभी भी इंटैक्ट है। और बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी में एक अभी भी मैं यही कहूंगा कि आप पोजिशनल लॉन्ग रहे बैंक निफ्टी में। इंट्राडे में बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा ट्रेड्स आपको शायद ना मिले, लेकिन पोजिशनल लॉन्ग वाली मार्केट है, फिर से 2000 पॉइंट की रैली के लिए बैंक निफ्टी तैयार है। ये मई सीरीज में एक न्यू ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। हो सकता है 43,000 पे थोड़े टाइम के लिए अटक जाएं, ये पॉसिबल है। आज भी 42,865 तक गए हम, 43,000 पर शायद थोड़ा अटक जाएं। लेकिन देखिए कहां पर बाइंग आ रही है, 43,000 के अबव और बाइंग आएगी। अच्छा, शॉर्ट बिल्कुल ना करें बैंक निफ्टी में, टेम्पटेशन से बचें शॉर्ट की। और SBI और एक्सिस बैंक यहां पर मूव है और कंसोलिडेशन कहां हुआ है, जिन दो बैंक्स ने लीड किया अब तक, HDFC बैंक और ICICI बैंक। ये एक अच्छा सिग्नल है कि अब जो बाकी के बैंक्स हैं वो भी धीरे धीरे करके आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी भी मोमेंटम इंटैक्ट है। मोमेंटम इंटैक्ट। और वैसे देखें तो वैसे फाइनेंशियल सर्विसेज की जो एक्सपायरी वीकली होती है उसके दिन बहुत शांत ट्रेड देखने को मिल रहा है, कंपैरेटिवली बहुत क्वाइट। उस दिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा क्वाइट होता है। आज सुबह एक हमने कहा था कि आज शायद इसकी वजह से थोड़ा सा आपको एक बैंक निफ्टी थोड़ा थका दे, लेकिन कल फिर ये अपनी जर्नी रिज्यूम करेगा। सो लेट्स होप कि वो पुल बैक आएगा। लेकिन वैसे भी अभी जो मूड माहौल है वो पॉजिटिव अंडरटोन के साथ ही ट्रेड दिखा रहा है। वीरू, अब आपके सामने आते हुए दिखाई देंगे रोल ओवर के आंकड़े भी। किस तरह की पोजिशनिंग स्टॉक्स में देखने को मिल रही है? हर्षिता गुड आफ्टरनून, अनुज गुड आफ्टरनून। और देखिए हर्षिता, मैं कुछ फिल्टर करके स्टॉक्स जहां पे रोल ओवर अच्छे हैं और स्पेशली जो नेक्स्ट मंथ की ऑप्शन एक्टिविटी काफी स्ट्रांग है वो रखता हूं आपके स्क्रीन पे। ऑटो स्पेस में थोड़ा सा बजाज ऑटो हल्का सा बैकफुट पे आया था, उतना एग्रेसिव नहीं है रिजल्ट से पहले, लेकिन 3 स्टॉक्स में काफी एक्टिविटी है। अशोक लेलैंड, एक्साइड और TVS मोटर्स। स्पेशली अशोक लेलैंड की जो आउट ऑफ मनी कॉल्स है, उनका बिहेवियर, उनके प्रीमियम्स और जो बड़े कॉल राइटर्स पिछले कई समय से बैठे हुए थे वो एग्जिट करते हुए नजर आए। तो ये 3 ऑटो स्टॉक्स में काफी स्ट्रांग मोमेंटम है, अशोक लेलैंड, एक्साइड और TVS मोटर्स। बैंक्स में सारा का सारा एक्शन, हालांकि देखिए एक्सिस बैंक काफी स्ट्रांग था, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि मैं आंकड़ों को 3 पैमाने पे, मैं चार्ट्स, डेटा, रोल ओवर के और ऑप्शंस के स्टैट्स। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक। इनफैक्ट सुबह भी जब ओपनिंग कर रहे थे मैं अनुज, हमने शायद फोकस काफी हद तक बैंक्स पे किया था। लुक एट SBI, ह्यूज स्ट्रॉन्ग लॉन्ग, और नेक्स्ट मंथ में भी काफी लॉन्ग बिल्डअप है हर्षिता यहाँ पे। तो बैंक्स में 3 बैंक्स, स्पेशली PSU बैंक्स, लार्ज और मिड कैप। यहाँ पे कैपिटल गुड्स में एक स्टॉक बहुत इंप्रेस कर रहा है, दैट्स ABB। यहाँ पे रोलोवर्स भी अच्छे हैं और जो नेक्स्ट मंथ में पोजीशंस बिल्डअप हो रही है वो भी काफी अच्छी खासी हैं। और B2 बहुत दिनों बाद, आज सुबह सुबह जो शॉर्ट कवरिंग का आंकड़े थे स्टैट्स पूरे मार्केट के, वो काफी स्ट्रांग थे। मतलब जब बाजार एक क्लस्टर को बाइसेक्ट कर रहा था, 17,800 के जोन को के नजदीक आ गया ऑलमोस्ट, तो शॉर्ट कवरिंग बहुत सारे स्टॉक फ्यूचर्स में हावी थी और उसमें ये 2 स्टॉक्स, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, दोनों शुमार करते हैं। और नेक्स्ट सीरीज, मतलब इनमें जो शॉर्ट था काफी कवर हुआ और नेक्स्ट मंथ में कुछ लॉन्ग विजिबल है, स्पेशली बजाज फाइनेंस में, जिसने आज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अपना काफी बड़े समय अंतराल के बाद 24 फरवरी के बाद पहली बार पार किया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैरिको, जो कि आज की CNBC आवाज की सुबह की कॉल से भी शामिल था, 9:18 पे कॉल भी गई थी एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से राजेश पालवी ने। आज सबसे स्ट्रॉन्ग FMCG में स्विंग देने वाला एक्सिस बैंक, यहाँ पे मैरिको, स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स और आज काफी लॉन्ग बिल्डअप इसमें इंटरडे में भी हुआ है हर्षिता। जी हाँ, इंटरेस्टिंग ट्रेड्स देखने को मिले। इनफैक्ट इन्हीं में से कुछ स्टॉक्स वो ट्रेंडिंग स्टॉक्स की सूची में भी है, वो फटाफट से आपको दिखा देते हैं। जो तेजी और मंदी के ट्रेड्स आज लार्जली मैप किए गए हैं मार्केट के ट्रेड के दौरान, और आखिरी 1.5 घंटे में देखेंगे एक्शन कैसा बनता है बजाज फाइनेंस। इसकी हम कुछ देर में और डिटेल में बातचीत करेंगे। नतीजे आएंगे कल। स्टॉक 2.5% ऊपर है। ब्रिटानिया में हमने देखा है करीब 2% के गेंस। मैरिको, जैसे वीरू मेंशन कर रहे थे, और श्रीराम फाइनेंस जिसके नतीजे कल आने वाले हैं, उससे पहले भी हमने देखा है 3-3.25% की बढ़त पर दरअसल कारोबार बनता दिखाई दे रहा है। मंदी वाले ट्रेड्स में आप देखिए क्रॉम्पटन कंज्यूमर 11% नीचे, जो मैनेजमेंट चेंज हुआ है उससे बाजार थोड़ा सा नर्वस बनता हुआ। इप्का लैब्स, यूनिकेम के एक्विजिशन को लेकर बाजार नाखुश है। यूनिकेम के पिछले 9 महीनों में हमने देखा है जो परफॉर्मेंस बिगड़ा हुआ है, लॉस परसिस्ट कर रहा है, वो इनफैक्ट अब कंपनी के
मार्जिन को ड्रैग कर सकता है इस एक्विजिशन के बाद, ये चिंता मार्केट की। बाकी एफएमसीजी कंपनियों में जहां पर तेजी है, आज गोदरेज कंज्यूमर थोड़े से बैकफुट पर आया है, लगभग 3% का नुकसान यहां। और आज जी एंटरटेनमेंट में भी हम देख रहे हैं करीब 2-2.25% तक के नुकसान पर ही ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। तो ये वो कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें आज हमने देखा है सबसे ज्यादा एक्टिविटी बनती दिखाई दे रही है, तेजी और मंदी की तरफ। अब हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं और उनसे डिटेल में समझेंगे कि आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। हमारा साथ आज दे रहे हैं प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, मयूरेश जोशी, अमित सेठ और रुचित जैन। इन सबसे डिटेल में बातचीत होगी। ऑफ कोर्स कल आने वाले नतीजों की भी हम चर्चा करेंगे। बजाज फाइनेंस, मारुति, वोल्टास, लिस्ट लंबी है इनफैक्ट, उस पर यतिन को जोड़ेंगे कार्यक्रम के अगले कुछ हिस्सों में। यही नहीं, हर रोज की तरह ऑफ कोर्स क्या चल रहा है में आज फोकस दिल्ली से लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर को कुछ और इंसेंटिव देने की तैयारी सरकार कर रही है और ऑफ कोर्स चार का चौका होगा। तो चार का चौका आज सस्ता ऑप्शन लेंगे हम मानस जायसवाल के साथ। फिर आएगा एफएनओ का सुपरस्टार श्रीकांत चौहान हमारा साथ देंगे इसके लिए। चार्ट का चमत्कार अमित सेठ के हवाले। तो मिड कैप फंडा के लिए हम बात करेंगे मयूरेश जोशी से। फिर 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कर्मा कैपिटल के ऋषभ सेठ और ऑफ कोर्स बातचीत होगी डीलिंग रूम एक्शन पर, बीटीएसटी ट्रेड्स पर। खूब सारा एक्टिविटी देखने को मिल रही है स्टॉक स्पेसिफिकली, डिटेल में और तसल्ली से डिस्कस करेंगे सब। बिल्कुल, और ये सब कुछ ही देर में आपके लिए। लेकिन मार्केट की बात करें इससे पहले एक स्टॉक लेकर आइए फिर से, RVNL। लगातार रेलवे स्टॉक्स की बात हुई है, लेकिन इस हफ्ते इस स्टॉक ने हर्षता कुछ कमाल किया है। इनफैक्ट अब 2 दिन में 24% ऊपर, ये इस महीने करीब 40% ऊपर। और मेरे ख्याल से अगर आप इस रिसेंट लो से देखेंगे तो 232% का मूव इस स्टॉक ने दिखाया। पिछले एक साल में करीब 180% का मूव। पता नहीं ये क्या बुलेट ट्रेन बन गया है। ये जबरदस्त, बिल्कुल। और 30-35 रुपए पे था ये साल की शुरुआत में स्टॉक, और अब देखिए 96 रुपए पर, और इस समय ये 10% ऊपर। खैर, ये कैश मार्केट का स्टॉक है, लेकिन टॉप ट्रेडेड की लिस्ट में सबसे ऊपर आज इसी का नाम है। 17 करोड़ शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं किस लेवल का वॉल्यूम यहाँ पर आज हुआ है, 17 करोड़ शेयर्स। चलिए अब एक काम करते हैं, अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। गाबा सर, आज की ट्रेड आपकी? गुड आफ्टरनून जी। आज जो मैं चुना है इस वक्त वो है अमर राजा बैटरीज, ऑटो क्षेत्र से। इसमें तेजी नजर आती है, 606 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 600 का स्टॉप लगा चले। टारगेट मेरे होंगे 618 से 620। यस, अमर राजा बैटरीज। अमर राजा पर एक बाय कॉल आता हुआ, और इनफैक्ट ये रुचित ने भी आज सुबह के कार्यक्रम खिलाड़ी नंबर 1 में पिक किया था। रुचित, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस घंटे के लिए? नहीं, लगता है रुचित से बात नहीं हो पा रही। अच्छा मानस, आप बताइए आपका ट्रेड। देखिए, मेरा ट्रेड वेदांता है। वेदांता में खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि मेरे ख्याल से 3-4 दिनों में हमने करेक्शन देखा, लेकिन अब करेक्शन कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गया है। डेली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर एक मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न बना है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर वेदांता निकल आया है। तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 277 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है, और 288 288 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। और ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं, 280 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 10 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 7 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 15 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, आपका यहाँ पे ट्रेड हो गया वेदांता में। ये स्टॉक फ्यूचर इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ सुपर स्विंग देकर डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। प्रकाश सर का ट्रेड हो गया, मानस का ट्रेड हो गया। अब चलते हैं अमित सेठ जी के पास। अमित, आप क्या पिक करेंगे? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, हर्षिता मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, इस समय का ट्रेड मेरा बजाज फिनसर्व रहेगा, नॉट ओनली फॉर लास्ट 1 घंटे के लिए, बट मुझे पोजिशनली भी इसका स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है। स्टॉक ने एक स्लाइड दिया अपने 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, और उसके बाद वहीं पे सपोर्ट लेके स्टॉक अभी अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस कर रहा है। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। लगता है कि ये अपने 100 डे की तरफ जा रहा है, तो मोमेंटम अच्छा खासा है स्टॉक में। इस पे बाय की सलाह है। 1347 का इसका प्राइस है। टारगेट्स रहेंगे 1375 के, और स्टॉप लॉस रहेगा 1330 का। बजाज फिनसर्व पर इस समय बेट लगाना है, तो ये सुबह बजाज फाइनेंस की बात हुई थी, अब बजाज फिनसर्व यहाँ पर एक बेट।
रुचित को जोड़ लेते हैं अब। रुचित, गुड आफ्टरनून। रुचित, आपकी ट्रेड? जी वेरी गुड आफ्टरनून। आज का मेरा बाय कॉल अशोक लीलैंड पे रहेगा। जो वॉल्यूम्स आज हमने देखे स्टॉक में डेली एवरेज से काफी बेहतर वॉल्यूम्स के साथ में ये बाइंग इंटरेस्ट आया है। इवन ऑप्शंस के सेगमेंट में हमने कॉल ऑप्शंस में अच्छा खासा एडिशन ये सीरीज और अगले सीरीज में भी देखे है। सो आई थिंक यहाँ पे अशोक लीलैंड में एक ऑटो स्पेस में, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें अभी तक इतनी कोई तेजी नहीं आई थी, तो कैचअप मूव दिखा सकता है। 136 के स्टॉप लॉस से स्टॉक में खरीदारी करे 147 के नियर टर्म टारगेट्स के लिए। ओके, अशोक लीलैंड सुबह से एक्चुअली इसमें मोमेंटम है स्टॉक में और अब 147 तक के टारगेट्स यहाँ पर ओपन हो रहे हैं। मयूरेश को जोड़ लेते हैं। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। पहला सवाल आज का स्टॉक ऑफ द डे, क्रॉम्पटन कंज्यूमर। सुबह अंदेशा था मुझे कि थोड़ा स्टॉक नीचे खुलेगा, लेकिन सीधा 10% नीचे खुलेगा और 12% नीचे जाएगा, ये शायद नहीं सोचा था। क्या इस लेवल पर बार्गेन बाय बनता है या अवॉइड करेंगे इसे? आफ्टरनून अनुज। नहीं, कहीं ना कहीं आई थिंक जो मैनेजमेंट चेंज हुआ है, एक नीजक रिएक्शन जरूर आया है स्टॉक पे, बट मुझे लगता है आई थिंक स्टेबलाइज होना चाहिए। और अगर आप पूरा ये पैक देखें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का, तो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, फॉरवर्ड वैल्यूएशंस की तौर पे अगर मैं बात करूं तो हेवल्स इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक्स ये पैक में, ट्रेड्स अराउंड 54-55 ऑड टाइम्स। पॉलीकैब विच इज वन ऑफ द स्टॉक्स जो हमारे बाय वॉच लिस्ट पे है, वो 31-32 टाइम पे ट्रेड करता है, अच्छा फोरे कर रहा है कंज्यूमर ओरिएंटेड रिटेल बिजनेसेस में। एक्सपेक्टेशन है कि एक्सपोर्ट बिजनेस शुड आल्सो स्टार्ट पिकिंग अप। इसी कड़ी में आई थिंक ओरिएंट इलेक्ट्रिक 33-34 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, जहां पे फैन का इनका जो पोर्टफोलियो है, स्पेसिफिकली प्रीमियम फैंस में एक अच्छा खासा इजाफा देखने मिला है। स्टॉक्स लाइक व्हर्लपूल, आईबी इंडस्ट्रीज, ब्लू स्टार ये पैक में, अगेन ब्लू स्टार इज अ लिटिल बिट चीपली वैल्यूड कंपेयर्ड टू वोल्टास। तो पिक एंड चूज करना हो तो मुझे लगता है आई थिंक जो एक सेंटिमेंटल रिएक्शन है, थोड़ा एक टाइम वाइज करेक्शन से गुजरेगा ये स्टॉक बिकॉज ऑफ व्हाट यू प्रॉब्ली सीन। बट पॉलीकैब शायद एक अट्रैक्टिवली प्लेस्ड स्टॉक अनुज हमें लगता है ये पूरे स्पेस में। ओके, पॉलीकैब आपका प्रेफर्ड पे 3155 पे, और पॉलीकैब स्क्रीन पे लिखाइएगा क्या कर रहा है आज। मैं इनफैक्ट इसके डेरिवेटिव साइड्स दिख रहा था, वो काफ़ी इंप्रेसिव थे और करीब 3153 पे। याद रखिएगा ये आज मतलब स्पेशली जो मोमेंटम पोस्ट पॉलिसी शुरू हुआ वो काबिल तारीफ था। मतलब आप सोच लीजिए कि मात्र 10 अप्रैल से लेकर अब तक ये स्टॉक 2900 से 3154, और आज का जो इंट्राडे हाई है वो इसके करियर का सर्वोच्च तरह है पॉलीकैब। ये मयूरेश का प्रेफर्ड कॉल है इस स्पेस में। मैं एक ट्रेड पिक करना चाहूँगा, आई थिंक मेरे स्क्रीन पे काफ़ी वाइब्रेंट नज़र आ रहा है, एंड दैट्स यूनाइटेड ब्रेवरीज। लेके आइएगा स्क्रीन पे UBL, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल, और याद रखिएगा एक ज़माने के बाद, एक बड़े अंतराल के बाद, मतलब 5 जनवरी के बाद ये फर्स्ट टाइम, एक सेकेंड, स्क्रीन पे प्राइस है 1459.50, ये स्ट्राइक कर रहा है अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को, और लगभग एक यानी 4 महीने के बाद एक पॉजिटिव क्रॉसओवर इसमें विजिबल है। मानस ये ट्रेड अगर सिर्फ क्लोजिंग बेसिस पे या फिर इस आखिरी के 1.5 घंटे के लिए प्ले करना हो तो कैसा नजर आ रहा है आपको? फाइनली कैरी करना नहीं करना बाद में बात करेंगे, बट एट द मोमेंट कैसा ट्रेड लग रहा है आपको ये 1460? तो देखिए वीरेंद्र जी, सबसे पहला प्रेफरेंस आज मेरा यूबीएल ही था। जब मैं 2 बजे पे एक रिकमेंडेशन दे रहा था मेरे को, तो फर्स्ट प्रेफरेंस यूबीएल था, लेकिन उसके ऑप्शन लिक्विड नहीं थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज करके वेदांता में चला गया। बट यूबीएल बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, फ्रेश ब्रेकआउट है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है, 50 डे मूविंग एवरेज काफी समय के बाद ब्रीच हो रहा है, बिल्कुल करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉसेस 1444 के आपको लगाने हैं, और 1490 से लेकर 1500 तक के भाव आपको यूबीएल में देखने को मिल सकते हैं। ये दोनों ही कैश लेवल्स है। ओके, देखिए अब निफ्टी ने फ्रेश इंटरडे हाई लगाया हश्ता फिर से 17800 की फिर तैयारी हो रही है। 17802 वो जो रेजिस्टेंस है 17794 इस समय, और पिछले 10-15 मिनट में स्टॉक्स जिन्होंने ये मूव लीड किया है उसमें सबसे ऊपर रिलायंस। एक बार रिलायंस का इंटरडे चार्ट लेकर आइए, और इसलिए ये जो मूव है ये अब निफ्टी पे देखने को मिलेगा आपको। रिलायंस में देखिएगा शानदार मूव, इनफैक्ट अब डे हाई पर रिलायंस लोअर लेवल से एक अच्छा पुल बैक, और 2350 के बाद 2369 तक का। उसके अलावा HDFC ट्विंस हालांकि रेड में है, लेकिन लोअर लेवल से HDFC ट्विंस में रिकवरी, इन स्टॉक्स ने थोड़ा सा लीड किया, लेकिन असली मूव जो है वो रिलायंस में है, और यही के कारण है जो इस तरीके का मूव आपको यहाँ पर देखने को मिला। गाबा सर, रिलायंस पर एक चार्ट चेक हो जाए, लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दिखा चुका है स्टॉक, और अब यहाँ पर क्या व्यू बनेगा? एक्चुअली रिलायंस बाय मोड पर है। गुड आफ्टरनून टू यू। 2369 पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट्स 2400 के बना सकता है। हो सकता है आज कल में आ जाए, लेकिन यस बाय मोड पर है। स्टॉप लगेगा 2355 का, बस आई थिंक लेना चाहिए। एग्रेसिव ट्रेड है,
लेना चाहिए, बाय मोड पर है। बाय मोड पर रिलायंस इंडस्ट्रीज नतीजों के बाद कल शांत था, लेकिन आज ये पिकअप देखने को मिल रहा है और अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा है ब्रोकरेजेस का थम्स अप आता हुआ, O2C बिजनेस में जो थ्रस्ट देखने को मिला, जो रिटेल का फुटप्रिंट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके लिए सलाह यही है कि अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में ट्रेड लेना चाहते हैं, एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी बात करें, क्योंकि जो आप चैनल देख रहे हैं ये नेटवर्क 18 का हिस्सा है, जिसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में। तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी आप राय जरूर लें। अच्छा, एक स्टॉक वायदे में जो टॉप ट्रेडेड कैटेगरी में इस समय शामिल है वो है ABB। 4% के गेन्स देखने को मिल रहे हैं, लगभग 47 से 50% का रोल ओवर देखने को मिला है। रोल ओवर की पोजीशंस आई एम गेसिंग आगे इंप्रूव होंगी, लेकिन यहाँ पर मैं एक डेवलपमेंट पढ़ रही थी कि कंपनी जो इनकी पेरेंट है ABB, उन्होंने ग्लोबल आउटलुक दिया और वहां पर उन्होंने साफ कहा है कि ऑर्डर एक्टिविटी भारत में काफी ज्यादा बढ़ गई है। इनफैक्ट 46% का इजाफा साल दर साल देखने को मिला है, जिसके चलते ओवरऑल उनको लग रहा है कि गाइडेंस बेहतर होगा। और 2023 का जो इन्होंने गाइडेंस दिया है, जो पहले 5% एक्सपेक्ट कर रहे थे रेवेन्यू ग्रोथ, उसे बढ़ाकर 10% किया। ये ABB की पेरेंट कंपनी है, उसका कुछ रिफ्लेक्शन आज ABB इंडिया में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां का काफी ज्यादा यहाँ पर इस कंपनी का प्रोडक्ट जो भी परफॉर्मेंस होता है उनके नंबर्स में रिफ्लेक्ट भी करता है। मयूरेश, ABB ये रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस जो 5% बढ़ाया गया है, उसको कैसे आप एक्सट्रापोलेट करेंगे? भारतीय एंटिटी क्या डिलीवर करती हुई दिखाई देगी? So I think the growth should be exponential, Harshada ji. This has been one of my favorite stocks for a long time. और हमें लगता है जो recent order wins ABB को मिले हैं, revenue visibility इतनी ज्यादा बढ़ गई है अगले 3 से 4 वर्षों के लिए कि I think top line growth में कोई I think जो एक पहले डाउट था उसमें किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा I think जो execution capabilities हैं over the past few quarters have improved quite significantly. ये साफ तरीके से दर्शाए जा रहे हैं इनके EBITDA margins में और वर्किंग कैपिटल डेज के हिसाब से। तो आई थिंक दोनों चीजें, एक आई थिंक जो एग्जीक्यूशन इंप्रूव हो रहा है उससे मार्जिन प्रोफाइल आई थिंक हैज इंप्रूव्ड बिकॉज ऑफ बेटर मार्जिन ऑर्डर्स एंड बिकॉज वर्किंग कैपिटल डेज एक दायरे में है, कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग लेवरेज पूरी की पूरी तरह से बैलेंस शीट पे बिल्डअप हो रहा है। तो आई थिंक जो ROEs ROCs हैं ये डेफिनेटली एक्सपैंड होंगे अगले 2 से 3 वर्षों में। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दैट कैन ओनली बी कि एग्जीक्यूशन स्लो हो और वैल्यूएशंस व्हिच आर ऑन द हायर साइड, बट मुझे लगता है अगर अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी मेंटेन हो तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आई थिंक 15 से 20% अर्निंग्स ग्रोथ आना कोई मुश्किल बात नहीं ABB के लिए। तो आई थिंक ABB, Siemens, L&T शुड कंटिन्यू डूइंग। एक्चुअली बात L&T की हुई तो उसका चार्ट लेकर आइए, क्योंकि अब वो 17,802 के लेवल पर निफ्टी एग्जैक्ट 17,802 और लास्ट पुश लार्सन एंड ट्यूब्रो, तो लार्सन एंड ट्यूब्रो प्लस रिलायंस, इन दो स्टॉक्स ने कंट्रीब्यूट किया। प्लस आज देखिए TCS भी थोड़ा जोश में। एक्चुअली TCS ने इतना खराब किया नहीं है इस महीने, अगर आप देखें TCS तो अब ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया TCS इस महीने, जबकि इन्फोसिस इस महीने 14% गिरा है। एक बहुत बड़ा डाइवर्जेंस ओपन हुआ बिटवीन TCS एंड इन्फोसिस। 14% इन्फोसिस डाउन है, ये हम 1 मंथ दिखा रहे हैं, लेकिन अगर मंथ टू डेट देखेंगे तो 14% इन्फोसिस डाउन और TCS फ्लैट है। तो मतलब काफ़ी पैसा शिफ्ट हो रहा है वापस इन्फोसिस से TCS में। और एक पूरा फेज था जिसमें TCS एवर सिंस लिस्टिंग के 3-4 साल बाद से TCS ने आउट परफॉर्म किया था। पिछले 1 साल इन्फोसिस ने काफी कैचअप किया, 1 क्वार्टर ने, लेकिन वो पूरा का पूरा मामला पूरा गेम खराब कर दिया। और देखिए 15% का अंडर परफॉर्मेंस TCS। और इनफैक्ट TCS की तरफ से कुछ डेवलपमेंट आज आई है कि मार्क्स एंड स्पेंसर के साथ जो इनकी पार्टनरशिप थी वो एक्सटेंड कर दी गई है। मैनेजमेंट ने, आपको याद होगा, खासतौर से कमेंट्री दी थी कि अमेरिका का बिजनेस खराब है लेकिन यूके यूरोप में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, और वो पार्टनरशिप एक्सटेंड होना एक साइन है कि थिंग्स आर नॉट एज बैड जो मार्केट में डर था और जो इन्फोसिस कह रहा था। क्योंकि इन्फोसिस ने भी कहा था कि BFSI में तो प्रेशर है ही, रिटेल में भी दबाव है, TCS के केस में वो दबाव नहीं दिखा। एक्चुअली जितने भी नंबर आए हैं, इवन HCL टेक के भी अगर आप नंबर देखें, एक ऐसा लग रहा है कि इन्फोसिस एक कंपनी स्पेसिफिक इशू शायद ज्यादा था, सेक्टोरल स्पेसिफिक इशू के बजाय कंपनी का स्पेसिफिक इशू ज्यादा था। क्योंकि बाकी भी मिड कैप IT कंपनी, आपने परसिस्टेंट के नंबर्स देखे, ठीक है, आज हमने सुबह कहा था कि स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग आएगी, लेकिन नंबर्स बहुत अच्छे हैं, नंबर्स, हाँ, ठीक है, तो कमेंट्री इतनी खराब नहीं है। एग्जैक्टली, कमेंट्री इतनी खराब नहीं है। तो ये मतलब थोड़ी सी, जैसे कहते हैं, नर्व्स थोड़ी सूद तो की है बाकी IT कंपनियों ने। अब विप्रो, टेक महिंद्रा के नंबर्स आएंगे तो शायद और सेक्टर के बारे में पता चलेगा, लेकिन ये देखिए ये बहुत बड़ा गैप ओपन हुआ है इन्फोसिस और TCS के बीच में। आज देखिए TCS में तो एक्चुअली शानदार मूव है। निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो मेरे ख्याल से आज नंबर 1 कंट्रीब्यूटर TCS होगा एक्चुअली। अब अगर एक बार जरा दिखा दें निफ्टी का कंट्रीब्यूशन
तो नंबर 1 मेरे ख्याल से TCS होगा इस समय। ओके, आई थिंक कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, लेकिन रिलायंस में अच्छा मूव है और बाकी स्टॉक्स में भी अच्छा मूव है इस समय। लेकिन मयूरेश, आपकी सलाह क्या होगी इस समय, कंस्ट्रिंग जो गैप है वो और भी वाइडन होता हुआ दिखाई दे रहा है TCS वर्सेस इन्फोसिस में, सेंटिमेंट में भी और भाव में भी? No, absolutely, you're absolutely right. I think with the commentary, sentiment और भाव में दोनों में इन्फोसिस में गिरावट देखने मिली है। जैसे अनुज ने कहा, आई थिंक बाकी कंपनीज की कमेंट्री इतनी बुरी नहीं थी। सो व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द ट्रांसक्रिप्ट्स, वो TCS हो, HCL टेक हो, साइंट हो, मैस्टेक हो, परसिस्टेंट हो टू अ लार्ज एक्सटेंट, आई थिंक व्हाट दे आर प्रोबेबली लुकिंग एट इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन अगले कुछ तिमाहियों में थोड़ा स्लो डाउन जरूर विटनेस करने मिलेगा, बट आई थिंक जो एक डीग्रोथ की उम्मीद हम लगाए बैठ रहे थे, आई थिंक वो शायद ना हो। सेकेंडली, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूएशन पैक इटसेल्फ, वैल्यूएशन के हिसाब से देयर इज नो टू वेज। इन्फोसिस खुद के स्टैंडर्ड मीन डिविएशन मीन एवरेजेस के हिसाब से भी चीप है और आईटी पैक के हिसाब से भी एट दिस जंक्चर। बट क्योंकि म्यूटेड ग्रोथ आउटलुक है, कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट्स वुड आइडियली लाइक टू सी इनका Q1 Q2 यानी फर्स्ट हाफ में प्रदर्शन कैसे होता है। तो मुझे लगता है आई थिंक लार्ज कैप से आई थिंक HCL टेक ये रडार पे जरूर रहना चाहिए। विद इन द मिड कैप यूनिवर्स, obviously companies like Cyient have performed exceedingly well. Persistent के valuations थोड़े महंगे जरूर है, but I think numbers in line थे। मैं दो कंपनीज के नंबर देखना चाहता हूँ। आई थिंक KPIT एंड सोनाटा ये क्लियर आउट परफॉर्मर्स रहे हैं मिड कैप स्पेस से। जो ऑर्डर विन्स इनको मिली है, एग्जीक्यूशन प्रोबेबली सस्टेन्स, शायद इवन विद हायर वैल्यूएशंस मोमेंटम शायद ये स्टॉक में रहे। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मिड कैप IT प्रोबेबली सीम्स टू बी वेरी मच इन द फ्लेवर कंपेयर टू लार्ज कैप्स। लार्ज कैप से शायद HCL टेक का एक स्टॉक आपके रडार में रहना चाहिए। चलिए, तो ये IT स्टॉक्स पे आपके कमेंट थे। इस बीच निफ्टी डे हाई 17,804, बैंक निफ्टी 42,800। एक थोड़ा पोजिशनल बाय के बारे में बात करते हैं। एक बार आप एशियन पेंट्स का स्टॉक लेके आइएगा। अभी याद रखिएगा, इट्स ओनली ट्यूसडे, अभी तो 3 दिन बाकी हैं वीकली चार्ट्स के फॉर्म होने पे। लेकिन अगर ये क्लोज आ जाए 2900 पर भी, तो मतलब शुक्रवार को, तो ये वीकली क्लोज होगा 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। दरअसल मैं इसका जिक्र उल्लेख यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ, मानस आपका कमेंट भी चाहूँगा, क्योंकि अपने पूरे करियर में ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि एशियन पेंट्स ने वीकली चार्ट्स पे 100 वीक पर लगभग 15 हफ्ते बिताए हैं, यानी करीब करीब 3.25 महीने। और उसके बाद ये रीगेन कर रहा है 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। ये सबसे लंबा टेन्योर था। मानस, मेरे ख्याल से अनुज और मैंने इस कार्यक्रम में एशियन पेंट्स पे कई बार बात की है और हम बार बार सोच रहे थे, बात कर रहे थे कि कब ये एक स्ट्रॉन्ग बाय बनेगा। आपको डे प्रोस्पेक्टिव से नहीं, सिर्फ क्लोजिंग के या फिर हफ्ते भर के प्रोस्पेक्टिव से नहीं, मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से, पोजिशनल प्रोस्पेक्टिव से एशियन पेंट्स में क्या बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है, स्पेशली आफ्टर स्ट्राइकिंग 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आफ्टर 15 वीक्स? मानस, देखिए, काफी समय से 2700 के आसपास स्टॉक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज के मूव को देख के लग रहा है कि शायद वो बॉटम फॉर्मेशन हो गया है। 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है और आप मान के चल सकते हैं कि शायद 200 डे मूविंग एवरेज पहले, जो कि 2975 है, और उसके ऊपर शायद 3050 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए, करंट लेवल्स पर खरीदारी करिए, 2850 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए और पहला टारगेट 2975 और उसके ऊपर शायद 3050 तक के टारगेट आपको पोजीशन बेस पे देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एशियन पेंट पर राय, हल्की बढ़त 8 रुपए के गेंस देखने को मिल रहे हैं। कल परसों भी हम बात कर रहे थे, कल इनफैक्ट बर्जर पेंट्स एशियन पेंट्स पर भी नजरें थी। अच्छा, एक स्टॉक जो आज इस समय फोकस में है वो है बजाज फाइनेंस, 2.5% ऊपर रही है। बजाज फिनसर्व अमित ने पिक किया था, उसमें भी करीब 2.25% का इजाफा। तो दोनों B2 ट्विंस जो हम कहते हैं तेजी में है। दरअसल नतीजे आएंगे कल बजाज फाइनेंस के, फिर परसों बजाज फिनसर्व अपने नंबर्स पोस्ट करेगा। तो बजाज फाइनेंस से मार्केट एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, ये आपके सामने अब पेश करते हैं। हमारे साथ यतिन जुड़ गए हैं। यतिन, स्टॉक तो तेजी में है और Q4 का अपडेट भी ठीक ही था। कुल मिलाकर चौथी तिमाही कैसी रह सकती है? तो अगर हम फोर्थ क्वार्टर की बात करें तो क्लियरली जैसे आपने कहा कि क्वार्टरली अपडेट ऑलरेडी आ चुका है, तो कोई बड़ी आपको चेंजेस नहीं होती हुई दिखाई देती हैं वो नंबर्स के हिसाब से। लेकिन हाँ, अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, क्योंकि वो आंकड़ा कंपनी नहीं देती है, कंपनी ग्रोथ के आंकड़े देती है, लोन्स डिसबर्स के आंकड़े देती हैं,
तो जो ब्रोकरेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ लगभग 24% की आपको ग्रोथ साल दर साल बेसिस पे आती हुई नजर पड़े। और एनआई की बात करें तो 1% का सिक्वेंशियल ग्रोथ यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा। तो साल दर साल बेसिस पे 24 और क्यूओक्यू बेसिस पे लगभग 1% की ग्रोथ यहाँ दिखेगी। मुनाफे की बात करें तो 28-28.5% के आसपास की ग्रोथ यहाँ आपको आती हुई दिखाई पड़ेगी। मुनाफे का एक्सपेक्टेशन है लगभग 3100 करोड़ रुपए के आसपास। ये CNBC TV 18 का पोल है। और अगर हम ग्रॉस एनपी नेट एनपी की बात करें तो एसेट क्वालिटी भी स्टेबल रहनी चाहिए। जहां तक कि बिजनेस मोमेंटम का सवाल है, AUM ग्रोथ जो बिजनेस अपडेट में आया था वो ये आया था कि नए लोन्स जो है वो लगभग 76 लाख के आसपास है कस्टमर्स को दिए हुए हैं, जो साल दर साल बेसिस पे लगभग 20% ज्यादा हैं। कस्टमर बेस की बात करें तो कंपनी ने डिस्क्लोज किया था कि 6.9 करोड़ कस्टमर्स जो हैं वो इनके पास रजिस्टर्ड हैं और यहाँ भी अच्छी 20% की ग्रोथ आपको आती हुई दिखाई पड़ी थी। तो ब्रॉडली क्योंकि कस्टमर ग्रोथ जबरदस्त है, AUM ग्रोथ अच्छे हैं, तो ये टाइम एक्सपेक्ट करिए NIMs भी बढ़ेंगे और NII भी बढ़ेगा और प्रॉफिट ग्रोथ जैसे कि मैंने कहा एक्सपेक्ट करिए 28-30% के आसपास का फिगर बजाज फाइनेंस डिलीवर कर सकता है। फिलहाल एक्सपेक्टेशन बजाज फाइनेंस की तरफ से। शुक्रिया यतिन। इनफैक्ट यतिन हमारे साथ आगे जुड़ेंगे, मारुति वोल्टास की भी बात करेंगे हम, जिनके नतीजे कल आने वाले, और ऑफ कोर्स डीलिंग रूम चेक का भी एक जायजा लेंगे। लेकिन बजाज फाइनेंस नंबर्स और एक्सपेक्टेशंस आपकी स्क्रीन पर है। अमित, कंसिडरिंग आप फिनसर्व पर एक कॉल दे रहे थे, फाइनेंस कैसा तैयार है और तेजी दिख रही है? स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। आज के सत्र में हमने काफी एक अपमूव इसमें देख लिया है। इसका 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगभग 6146 के आसपास आता है, तो जिनकी पोजीशंस है वो डेफिनेटली बने रहे। 6146 के लेवल्स पॉसिबल हैं। फ्रेश पोजीशंस के लिए मैं एडवाइस करूंगा कि एक बार रिजल्ट आ जाए फिर इसमें एक फ्रेश व्यू लेके बनाया जाएगा, लेकिन ओवरऑल टेक्निकली स्ट्रक्चर इज क्वाइट पॉजिटिव बजाज फाइनेंस का। यहाँ पर स्ट्रक्चर मजबूत है, 6080 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ 2.5% ऊपर। कल देखते हैं नंबर्स के बाद कैसे रिएक्ट करेगा। अच्छा, इस बीच महिंद्रा हॉलिडेज के नतीजे आ गए। हाल फिलहाल में आपको याद होगा स्टॉक पर चर्चा हुई है, समर वेकेशन की तैयारी में स्टॉक वैसे भी भाग रहा था, लेकिन Q4 में क्या डिलीवर हुआ है, तो मुनाफा 16 करोड़ से बढ़कर करीब 54 करोड़ पर आता हुआ दिखाई दिया है। ये एक बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। 56 करोड़ है, बेग योर पार्डन। रेवेन्यू में 31% का इजाफा, 711 करोड़ का आंकड़ा 542 करोड़ से बढ़कर ही आया है। EBITDA में 87% की ग्रोथ है। EBITDA आप देखिएगा 87-88 करोड़ था पिछले साल इस तिमाही में, 165 करोड़ का आंकड़ा डिलीवर हुआ है और मार्जिन 16% से बढ़कर 23% पर आ गए हैं। पिछला साल थोड़ा सा लो बेस का भी फैक्टर रहा है, लेकिन आप कह सकते हैं विद अ वेंजेंस लोगों ने जो यहाँ पर ट्रैवल प्लान किया है इस वित्त वर्ष में, उसका एक रिफ्लेक्शन इन नंबर्स में। 5.5% की तेजी। गाबा साहब, इससे पहले स्टॉक और भागे, एक पहले तो टेक्निकल चेक दीजिए, फिर फंडामेंटल एनालिसिस के लिए मयूरेश से बात करेंगे। महिंद्रा हॉलिडेज स्टॉक तो बढ़िया लगता है फ्रॉम स्लाइटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। शॉर्ट टर्म में वो ट्रेड्स बन सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि महिंद्रा हॉलिडेज का जो चार्ट मैंने देखा था थोड़ी देर पहले, वो अच्छा था। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 300 के आसपास है। वक्त देंगे तो शायद 330 भी जा सकता है। स्टॉप होगा 305 का या 306 का, 5 का स्टॉप लगाकर चले। मेरे ख्याल से एक बेट बनते हैं ऑन द लॉन्ग साइड के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मयूरेश, आप इन नंबर्स को कैसे पढ़ेंगे? ये नंबर्स काफी अच्छे हैं, अनएक्सपेक्टेड था अच्छे थे। आई थिंक जो हॉलिडे लेजर और होटल्स हैं, आई थिंक आर एक्सपेक्टेड टू डू वेल। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो आउट परफॉर्मेंस रही है टॉप लाइन से लेके ऑक्यूपेंसी से लेके मार्जिन्स में, आई एम प्रीटी श्योर आई थिंक F&B को लेके भी, जो F&B पार्ट ऑफ द बिजनेस है, वहां पे भी मार्जिन्स में अच्छा खासा इजाफा देखना मिले होगा। बट जो मैं इंटरनल्स देख रहा हूँ, आई थिंक आई एम जस्ट हैविंग अ क्विक ग्लांस थ्रू। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आई थिंक थोड़ा ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस नीचे आया है। तो आई थिंक वो हायर एक्सपेंडिचर क्यों आया है इन टर्म्स ऑफ अदर एक्सपेंसेस एंड एम्प्लॉय कॉस्ट्स, क्या वन टाइम है इसमें, ये मैनेजमेंट कमेंट से देखना बहुत जरूरी। परफॉर्मेंस सारे होटल स्टॉक्स दिखाएंगे, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा आई थिंक अंडर परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ डिलीवर्ड नंबर्स। आई थिंक मैनेजमेंट कमेंट्री की मैं आई थिंक वेट करूंगा टू अंडरस्टैंड ये क्यों ऑन योर बेसिस पर इंप्रूवमेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर शायद इतनी ज्यादा और अभी फिलहाल तो नहीं, क्वार्टर की बात कर निकट भविष्य में कोई योजना भी नहीं। वैसे महिंद्रा हॉलिडेज का इनके हाँ नहीं इनकी करातल में प्रॉपर्टी है, मैंने कई समय से मार्क कर रखी है कि कभी जो इनका
वो फिर आपको जून से सितंबर में ही मिलेगा, जहाँ पे पूरा मानसून हो रहा होगा वहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो आपको फिर अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को। और प्लस इनके जो सारे रिजॉर्ट्स हैं वो ऐसी जगह पे हैं कि आपको आसपास कुछ नहीं मिलेगा खाने पीने के लिए, आपको वहीं पे खाना पीना है। और वो खाना अगर प्लान कर सकें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर प्लान कर सकें तो बहुत अच्छा है, स्पेशली फैमिली के साथ अगर प्लान कर सकें तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप प्लान नहीं कर सकते और आप उनमें से जो अगले हफ्ते के हिसाब से प्लान करते हैं तो फिर क्लब महिंद्रा में कभी रूम मिलेगा ही नहीं। जो लास्ट मिनट हॉलिडे 2-3 दिन पहले हम बाकी जो कुछ ब्रोकरेजेस की बात कर रहे थे वहां पर भी यही देखने को मिला था, थोड़ी सी स्लगिशनेस देखने को मिल रही थी, वही रिफ्लेक्ट हो रहा है HDFC AMC के नंबर्स में भी। अच्छा, यतिन हमारे साथ है। यतिन, आज का बड़ा एक्सीडेंट में आपको तब्दीली होती हुई दिखाई दी और ऑब्वियसली मैनकाइंड फार्मा यहाँ बड़ी एंकर बुक का रिस्पॉन्स येस्टरडे इवनिंग आया और आज ये IPO खुलने जा रहा है। तो फार्मा एज अ पैक काफ़ी एक्टिव है। और शुरू करते हैं इप्का लेबोरेटरीज और यूनिकेम की डील में। इप्का अब ट्रांजैक्शन करीब 440 रुपये प्रति शेयर में होने वाला है। इप्का लेबोरेटरीज अगर हम बात करें तो शेयर शायद आपको थोड़ा बहुत प्रेशर में आता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि एनालिस्ट का मानना यह है कि यहाँ कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी जो है प्रमोटर्स की, वहाँ क्वेश्चन मार्क हो सकता है, क्योंकि चली गई है US मार्केट में। तो इस तरीके से ग्रोथ क्या एक कॉस्ट पे चेस करने जा रही है कंपनी, इस पे सवाल उठाए हैं और शायद इसीलिए स्टॉक 7-8% की मंदी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो क्लियरली इप्का लैब्स शायद इन्वेस्टर्स को नहीं भाया। यूनिकेम लैब दवाएं बनाती है और वैक्सीन बनाती है। इन्होंने अपनी जो डील है सीरम इंस्टीट्यूट के साथ इसके साथ तब्दीली की है, क्योंकि इनको NCLT से अप्रूवल नहीं मिला। इन्होंने ट्रांजैक्शन को थोड़ा चेंज कर दिया। चेंजेस ये हुए हैं कि $150 मिलियन की जो कन्वर्जन के बाद जो अगर हम वैल्यूएशन देखें, ब्रॉडर पिक्चर देखें, तो बायोलॉजिक्स बिजनेस जो है बायोकॉन का, इसको $6 बिलियन के आसपास की वैल्यूएशन पे सीरम इंस्टीट्यूट यहाँ हिस्सा खरीदी करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इससे बेनिफिट क्या होगा? सीरम इंस्टीट्यूट और बायोकॉन बायोलॉजिक्स इंस्टीट्यूट और बायोकॉन ये डील को लेकर एक्साइटेड है। ऑब्वियसली मार्केट में ये होप थी कि बायोकॉन बायोलॉजिक्स अपने IPO के बारे में कोई चर्चा, कोई अनलॉकिंग की चर्चा करे। वैसा कोई मैनेजमेंट ने इंडिकेट नहीं किया है, लेकिन हाँ, कोई बड़ा रिएक्शन भी आपने बायोकॉन के शेयर में इस डील की तब्दीली के बाद होता हुआ खबर सामने रखने के लिए और इनको समझाने के लिए बायोकॉन हालांकि इस समय डे हाई के काफ़ी करीब है। श्रीकांत चौहान भी जुड़ गए हमारे साथ शो में, उनसे बात कर लेते हैं, फिर लक्ष्मण के पास चलेंगे। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून। अच्छा मोमेंटम मार्केट में आपके? गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए, वैसे मार्केट का मोमेंटम काफी अच्छा है। मार्केट की जो ब्रेथ है वो लगातार स्ट्रांग होती जा रही है। एक्सेप्ट IT अगर देखें तो मुझे लगता है कि हर एक स्टॉक में और हर एक सेक्टर में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और रोटेशनल बेसिस पे हम एक्टिविटी इस मार्केट में 17,800 के करीब थोड़ा कॉशियस रहना जरूरी है, बिकॉज 17,800 एक ऐसा लेवल है कि जहां पे मल्टीपल टाइम्स मार्केट रुका हुआ है और फिर वापस उसने यू टर्न लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहे, अभी कुछ दिन पहले उसने हाईएस्ट लेवल्स बनाया था वो। अगर 17,870 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आई एम वेरी मच श्योर कि 18,000 से लेकर 18,200 के लेवल्स में मार्केट दिखा सकता है। तो करंट लेवल्स में थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक रहना, देयर इज एनी करेक्शन तो बाय करे या तो 1870 के ऊपर बाय करे। फिर ये निफ्टी में कोई स्टॉक स्पेसिफिक कॉल श्रीकांत? स्टॉक स्पेसिफिक देखिए, वैसे अगर इस पर्टिकुलर मार्केट में अगर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इंडेक्स में कॉशियस रहना, मार्केट की ट्रेंड को भी अगर राइड करना है तो हमें लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज को करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब मार्केट और मैच्योर होने लगता है तब रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक्टिविटी आती है और फिर रिलायंस अकेला ही उस पर्टिकुलर मार्केट को लेवल्स तक लेके जाता है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज जो करंटली 2370-75 के करीब ट्रेड कर रहा है, इसे लॉन्ग करें। हमें लगता है कि ये स्टॉक अगर इस पर्टिकुलर बाकी स्टॉक्स के साथ अगर हम रिलेटिवली कंपेयर करें तो ये 2500 रुपए तक जाना चाहिए, लेकिन कम से कम 2430 के लेवल्स ये दिखा सकता है। तो करंट लेवल से रिलायंस को लॉन्ग करें, 2350 का स्टॉप लॉस रखें। और साथ ही साथ एक और मिड कैप में जोड़ना चाहूंगा अनुज जी, अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल, बताइए श्रीकांत। RCF ये एक स्टॉक ऐसा है, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, जो करंट लेवल पे 106-107 के करीब ट्रेड कर रहा है। काफी अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस इसमें एक बड़ी ट्रेंड लाइन को भी इसने क्रॉस किया है, यानी कि सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब कर रहा है। 106 वाला ये स्टॉक शायद 115 करंट लेवल से RCF को लॉन्ग करे, खरीदे और स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे एट 103। ओके, RCF पर बाय। चलिए, रिलायंस और RCF, रिलायंस की बात हुई तो फिर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर चला देते हैं। चलिए, अब एक काम करते हैं, फर्टिलाइजर कंपनियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि गैस यहाँ पर एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल कमीशन वैट घटाने की सिफारिश कर सकता है। पूरी खबर के लिए चलते हैं लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून।
बताइए क्या खबर आप इस समय हमें खबर? दरअसल देखिए, सरकार की पूरी कोशिश है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी को कैसे कम किया जाए। इसके लिए अलग अलग कदम सरकार उठा रही है। उस कड़ी में एक नया कदम ये जुड़ने जा रहा है कि फर्टिलाइजर प्लांट को जो नेचुरल गैस आती है उस पर जो राज्य सरकारें वैट लगाती है उस वैट को कम किया जाए। और इसको लेकर के एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी जो कि वित्त एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी की अगुवाई में होती है, उसने सिफारिश कर दी है कि इस वैट को घटाया जाए या राज्यों को चिट्ठी लिखने वाला है। दरअसल पूरा मामला यह है कि राज्य सरकारें जो है नेचुरल गैस पर यहाँ पे आपको 3% से लेकर के 24.5% तक, जी हाँ 24.5% तक वैट लगाती है नेचुरल गैस पे। और वो नेचुरल गैस यूरिया प्रोडक्शन का लागत का हिस्सा होता है। और कई राज्य सरकारें तो ऐसी भी हैं जो बाकी इंडस्ट्री के लिए कम रेट रखती हैं। अगर यूरिया के लिए नेचुरल गैस आप ले रहे हैं तो ज्यादा रेट रखती है, जिसमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश का नाम खास तौर से आता है। तो अब केंद्र सरकार का ये कहना है कि चूंकि हम एक तरफ फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दे रहे हैं, दूसरी तरफ वैट बढ़ाते जा रहे हैं, ये सही नहीं है, ये उचित नहीं है, इसलिए से आप वैट घटाइए। अब इसको लेकर के केंद्र सरकार चिट्ठी लिखेगी, क्योंकि इससे पहले जीएसटी के दायरे में लाने की जो कोशिश थी वो नाकाम हो गई है। तो अब वैट घटाने की कोशिश शुरू हो रही है। लक्ष्मण जी, लेकिन जैसे आपने खुद कहा कि कुछ स्टेट्स का जो वैट है यहाँ पे उसकी परसेंटेज तर्क संगत नहीं है, सिंस इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है इस राहत की? क्या स्टेट्स अग्री हो पाएंगी इस पे, या फिर आप कह रहे हैं कि ये जो राहत है ये आंशिक रूप से देना संभव हो पाएगा क्या ऐसे में? नहीं, ये काफी टेक्निकल सवाल है, लेकिन इसका जवाब ये है कि ये बात सही है कि वैट पूरी तरह से राज्य सरकार के अधीन आता है, लेकिन सरकार के पास अब दो हथियार है। पहला हथियार तो यह है कि राजनीतिक रूप से अपने जहां पे भाजपा शासित सरकारें हैं, राज्य हैं, वहां पे दबाव बनाए कि आप वैट घटाइए। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे तो गुजरात में 15% वैट लगता है, असम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश यहाँ पे 14.5% का वैट लगता है, मध्य प्रदेश में 14%, राजस्थान में 10% वैट लगता है। तो इस तरीके से अलग अलग राज्य है जहां पे वैट काफी ज्यादा आती है। एक तो राजनीतिक रास्ता हो सकता है, दूसरा एक नया रास्ता जिसकी घोषणा बजट में सरकार ने की थी, वह है पीएम प्रणाम योजना। इसके तहत यह है कि आप जितनी सब्सिडी घटाएंगे अपने राज्य में, उसका आधा आपको केंद्र सरकार देगी विकास योजनाओं पर खर्च करने के लिए। तो उसमें भी अगर इसको जोड़ दिया जाता है तो एक रास्ता यह भी बनेगा कि राज्य सरकारें सब्सिडी घटाने की तरफ आगे कदम बढ़ाएंगी, ताकि दूसरी योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से पैसा मिल सके। लक्ष्मण जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए। बिल्कुल सही बात जो वीरेंद्र ने भी कही कि वैट क्योंकि एक स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन अब क्योंकि काफ़ी स्टेट्स खुद बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर हैं, और अगर गवर्नमेंट ये चाहेगी कि वो वैट कम हो तो एटलीस्ट वो स्टेट गवर्नमेंट्स कम करेंगी, ऑपोजिशन वाले नहीं करेंगे, ये भी क्लियर है। मान लीजिए इसको, जो हमने पेट्रोल डीजल पर भी देखा था, तो वही स्टोरी होगी। लेकिन जैसे लक्ष्मण जी खुद बता रहे थे, काफ़ी बड़े स्टेट्स हैं जहाँ पर वैट काफ़ी हाई है और उसमें काफ़ी बीजेपी गवर्नमेंट है, जैसे गुजरात हो गया फॉर एग्जांपल। तो इसके लिए स्टॉक्स जो हैं अच्छा पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं, करीब 2-2.5% ऊपर इस समय ये स्टॉक्स। मयूरेश, कोई व्यू आपका फर्टिलाइजर स्टॉक्स को लेकर? तो अनुज जी, आई थिंक मोमेंटम प्लेस देख रहा हूँ। दो चीजें, एक आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट अच्छे खासे कम हुए हैं, फॉस्फोरिक एसिड हो, अमोनिया हो, इसके वजह से आई थिंक इनको जो एक डिफ्लेशनरी इम्पैक्ट दिखेगा इन्वेंट्रीज पे, एग्जिस्टिंग और अपकमिंग इन्वेंट्रीज पे, वो मार्जिन्स पे पॉजिटिवली प्रभाव लाएगा। दूसरा, आई थिंक जो फार्म गेट प्राइसेस हैं ये ठीक ठाक रहे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और जो वॉल्यूम ऑफ टेक है वो ठीक ठाक रहनी चाहिए। ऑब्वियसली देयर इज दिस इम्पेंडिंग एल नीनो, बट आई थिंक जो आईएमडी और स्काईमेट्स है, दोनों से अनुमान है कि 90 से 95% तक लॉन्ग पीरियड एवरेजेस की बारिश रहनी चाहिए, and fingers crossed that it remains the same. तो कहीं ना कहीं offtake should start improving in the first quarter of the next financial year. Third, I think जो various incentives हैं, यूरिया में जो सब्सिडी पे आउट्स हो रही हैं, जो डैप के लेके गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स रखे हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक ये सारी योजनाएं इम्पैक्ट करेगी पूरे वर्किंग कैपिटल साइकिल को, एंड दैट शुड हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ रिसीवेबल डेज और रिटर्न रेशियोज। इसलिए आई थिंक मोमेंटम प्लेस मानता हूँ, क्योंकि आई थिंक काफी इफ्स एंड बट्स होंगे स्टेट पॉलिसीज को लेके, मॉनसून्स को लेके। आरसीएफ में काफी सम ऑफ पार्ट्स वैल्यू है, उनकी जमीन है जो आई थिंक अनयूज्ड है, व्हिच कैन प्रोबेबली हैव अ लॉट ऑफ वैल्यू गोइंग फॉरवर्ड। एनएफएल एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्ले हो सकता है। फैक्ट नजर में था, बट कहीं ना कहीं आई थिंक काफी चल चुका है, तो मुझे लगता है आई थिंक आरसीएफ, एनएफएल शायद मोमेंटम प्लेस हो सकते हैं।
इनफैक्ट आरसीएफ श्रीकांत का पिक भी था और इसमें अब खबर का तड़का भी लग गया है। स्टॉक आप देखेंगे पिछले 5 मिनटों में 2% की तेजी और जोड़ता हुआ अब 2.5% ऊपर। फैक्ट के साथ ये हो रहा है एनएफएल के साथ, मद्रास फर्टिलाइजर, चंबल, सब में हम देख रहे हैं अच्छी तेजी बनती हुई इस घंटे नजर आ रही है। जो स्पाइक आप देख रहे हैं वो लक्ष्मण की डेवलपमेंट के बाद के स्पाइक्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब 4 का चौका की तरफ बढ़ते हैं। हमारे जानकार एकदम तैयार है। मानस, शुरुआत आपसे बताइए आज का सस्ता ऑप्शन। देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए आईसीआईसीआई बैंक के 920 के कॉल ऑप्शन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। आईसीआईसीआई बैंक तैयार एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए और मेरा समझना है कि यहाँ से 15 से 20 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। तो आईसीआईसीआई बैंक का 920 का कॉल ऑप्शन 17 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 13 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करेंगे और 25 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक में एक फ्रेश ब्रेकआउट एक्चुअली इस समय, और ध्यान रखिए आईसीआईसीआई बैंक का ऑल टाइम हाई था 958, इस समय 913 का रेट, 920 की कॉल मई की आपको लेनी है 17.25 पर। एक्चुअली अगर ये चली तो अच्छी चलेगी, क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूँ मई में एक पॉसिबिलिटी है ऑल टाइम हाई की, और वो आईसीआईसीआई बैंक के सपोर्ट के बिना आएगा नहीं, और 958 उसका हाई था, तो 920 की कॉल इस समय 17.25 पर है, टारगेट 25 और स्टॉप लॉस 13 इस समय आपको यहाँ पर लगाना है। चलिए एफएनओ सुपरस्टार के लिए श्रीकांत के पास चलते हैं। श्रीकांत, क्या ट्रेड लिया आपने? बिल्कुल, तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद अगर कहीं पे एक्शन अगर नजर आ रहा है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे टाटा स्टील पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये भी स्टॉक एक अपने इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 105, 106 मल्टीपल टाइम्स उन लेवल्स के आने के बावजूद इस स्टॉक में हमेशा हमने एक रिवर्सल देखा है। वेरी सेफली ये स्टॉक वापस 113, 114 के लेवल्स दिखा सकता है बेस्ड ऑन द ओवरऑल फॉर्मेशन एंड द पैटर्न ऑफ द मार्केट। करंट लेवल से 107, 107.50 पे टाटा स्टील को लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे जो अभी के इमीडिएट लोज थे अराउंड 105, और टारगेट्स रखे यहाँ पे 110 और 112 के। ओके, टाटा स्टील में फ्यूचर्स आपको बाय करने हैं करीब करीब 108.15 पे। ये हो गया आपका आज का एफएनओ सुपरस्टार। 4 के चमत्कार के लिए चलते हैं अमित सेठ जी के पास। अमित जी, क्या पिक कर रहे हैं आप आज? जी वीरेन जी, मुझे कैनफिन होम्स का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है। स्टॉक ने एक पुल बैक दिया था कल परसों के सत्र में, लगभग अपने सारे कॉन्फ्लुएंस और मूविंग एवरेजेस पे हायर लो स्टॉक में बन रहा है, और वहीं से स्टॉक ने एक अपटेक दिया। करंटली इसका प्राइस लगभग 585 का है, टारगेट्स रहेंगे 595 और सेकंड रहेगा 600। स्टॉप लॉस रखूंगा 578 का। ओके, कैनफिन होम्स नंबर से पहले यहाँ पर एक मोमेंटम इस स्टॉक में। मिड कैप फंडा मयूरेश के पास चलते हैं। मयूरेश, बताइए आपकी पिक। आई थिंक चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस ये हमारे वॉच लिस्ट पे है। जो इसका बिजनेस अपडेट आया था काफी एनकरेजिंग था, क्योंकि जो एडवांसेस या डिसबर्समेंट्स ग्रोथ आप देखते हैं इसमें ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिली है। मैनेजमेंट के हिसाब से व्हीकल फाइनेंस, लैब और एमएसएमई बुक तीनों में ग्रोथ अभी भी बरकरार है, और उनको लगता है कि ग्रोथ शुड सस्टेन गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। सेकंड, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द कैपिटल रेजिंग की जो एक प्लान है एनसीडीज थ्रू कैपिटल रेज करने के लिए 500 करोड़ की एक सब्सक्रिप्शन, और अगर ओवर सब्सक्राइब हुई तो 1000 करोड़ तक ये जो रेज करेंगे, जो रिटेल एनसीडीज ये रेज करेंगे, कहीं ना कहीं आई थिंक एक्सपेक्टेशन ये मान के चल रहे हैं विद द कॉर्पोरेट ग्रुप दैट मुरुगप्पा ग्रुप कंपनीज हैव, और जो जोला पार्ट है यहाँ पे इजीली रेज कर पाए, विच शुड सस्टेन द निम्स गोइंग फॉरवर्ड। तीसरा, आई थिंक जो कलेक्शंस इन्होंने दिखाए 130% फॉर दिस क्वार्टर, मुझे लगता है जो टोटल स्टेज 3 रिडक्शन हुआ था पिछले तिमाही में भी 3.5% के आसपास, इफ दिस कंटिन्यूज 3% के आसपास क्रॉस स्टेज 3 आनी चाहिए, और ग्रॉस एनपीएस इटसेल्फ शुड स्टार्ट कमिंग बिलो 5% एंड नेट एनपीएस बिलो 3.5%। जो कैपिटल एडिक्वेसी हम बात करते हैं काफी एनबीएफसीज के लिए, आई थिंक चोला इज वेरी स्ट्रांगली प्लेस्ड बोथ एएलएम बेसिस पे जो एसेट लायबिलिटी मैकेनिज्म है और लिक्विडिटी पोजीशनिंग, और जो कैपिटल एडिक्वेसी है 17.5% में, उसमें टियर 1 15% के आसपास है, जो स्ट्रांगली प्लेस करती है एडवांसेस ग्रोथ को गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। तो चोला फाइनेंस एक अच्छा विकल्प हो सकता है। चोला फाइनेंस एक विकल्प मिड कैप फंडा के तौर पर। चले मैं आपके लिए रिकैप कर देती हूँ। पहला आया सस्ता ऑप्शन मानस की तरफ से। आईसीआईसीआई बैंक में एक तेजी का कॉल, 920 का कॉल लेने की सलाह, जो 17 पर है, 25 के टारगेट के लिए आपने खरीदना है। श्रीकांत ने फिर चेक कर लिया है टाटा स्टील पर 110 के टारगेट के लिए तेजी करेंगे, 105 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। अमित ने भी यहाँ पर तेजी का ही कॉल पकड़ा है कैनफिन होम्स में, 595 का टारगेट पहला वाला, फिर
स्टॉप लॉस 578 पर, और फिर छोला पर एक तेजी वाला कॉल मयूरेश दे रहे हैं, जहां पर इनका भी मानना है कि तेजी रहेगी इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो फाइनेंशियल्स पर ही फोकस, और यहीं पर सबसे ज्यादा एक्टिविटी बनती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, एक स्टॉक जो अच्छा खासा जोर दिखा रहा है वो है RVNL। लेकर आइएगा, फाइनली 100 के पार निकलता हुआ 18% के गेंस, लगभग अपर सर्किट पर आ ही चुका है। रुचित, आपको याद होगा कल मेरे ख्याल में इसका जिक्र खिलाड़ी नंबर 1 में हुआ था, एंड कर्टसी RVNL's मूव, रत्नेश के रिटर्न्स बहुत स्ट्रांग हो गए। चार्ट्स पर आप क्या पढ़ रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में? अब 100 के पार निकलने की क्या मायने हैं? ये आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट था कल का मूव ही, क्योंकि जो प्रीवियस स्विंग हाइस थे वो काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में फर्स्टली ब्रेकआउट आया था। सेकेंडली, जब भी ऐसे ऑल टाइम हाईज हम देखते हैं जहाँ पे ऑल टाइम हाई पे भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग देखते हैं, तो टेक्निकली हम पिछले करेक्शन के रेसिप्रोकल रिट्रेसमेंट्स निकालते हैं और टारगेट्स प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो 108 के करीब पहला टारगेट आ रहा है जो शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा स्टॉक को। सो मे बी आई थिंक ये मोमेंटम और कंटिन्यू रहेगा 108 की तरफ, और पोजिशनली टारगेट जो पिछला करेक्शन था उसका 261.8% रिट्रेसमेंट 120 के आसपास आ रहा है। ऑफकोर्स थोड़ा पोजिशनल बेसिस पे होगा, बट एटलीस्ट इमीडिएट टर्म्स में 108 के लेवल से एक्सपेक्ट ये स्टॉक पे किए जा सकते हैं। तो जैसे वॉल्यूम्स ये स्टॉक में पैन आउट हुए, सो आई थिंक ये जस्ट एक शॉर्ट टर्म का अपमूव नहीं है, बट मिड टू लॉन्ग टर्म में ये आई थिंक ये स्टॉक अब कोई भी डिक्लाइन आएगा तो वहां पे अच्छा बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में देखने मिलेगा। ओके, तो ये फिलहाल इंटरेस्टिंग मूव्स। मयूरेश, कोई आइडिया खरीद कौन रहा है? क्या ये सिर्फ रिटेल निवेशकों की तेजी है या फिर फंड्स की तरफ से भी एक्टिविटी दिख रही है स्टॉक में? आइडिया अर्चना जी, बट डेफिनेटली आई थिंक वैल्यूएशंस आर थ्रू द रूफ। ये पिछले टाइम में आई थिंक 3 या 4 महीने पहले भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आया था, फिर वहां से अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई थी RVNL पे। बट आई थिंक ये जो लास्ट 10 दिनों पे वापस मूव आई है, आई थिंक आई एम फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एन एक्सप्लेनेशन। हाँ, रेलवे ऑर्डर शायद आ सकते हैं, बट टू एक्सप्लेन अ मूव लाइक दिस आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। देखिए, निफ्टी 17,802 का जो फर्स्ट टारगेट था वहाँ तक जाके अब थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा स्लिप कर रहा है। ये रेजिस्टेंस रहेगा थोड़ा 17,800 से लेकर 863 के बीच में एक लास्ट रिमेनिंग रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस होगा तो 18,035 तक जाने की तैयारी होगी। लेकिन अभी आज लग रहा है कि शायद यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई है 17,807 तक जाने के बाद। लेकिन बिग मार्केट वॉइसेस की कैटेगरी को स्टार्ट करते हैं। अब हमारे साथ आज कर्मा कैपिटल के को CIO ऋषभ सेठ जुड़े हैं हमारे साथ। ऋषभ, गुड आफ्टरनून। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मार्केट में इस समय, और एक ग्लोबल मार्केट से कंप्लीटली डीकपल्ड डिस्पाइट एक लार्ज सेक्टर IT अंडर परफॉर्मिंग सो मच। अब आपका क्या व्यू इस मार्केट को लेकर? क्या हम न्यू हाइस की तरफ बढ़ेंगे, और अगर हाँ तो क्या इन लेवल्स पर भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट की जा सकती है? और इसमें it's difficult to say कि market's direction is really difficult right now to predict. इसमें ऐसा लगता है कि जो results आ रहे हैं शुरू में उसमें mixed results आए, जैसा आपने बताया IT results में थोड़ा weakness था, and banks have done well. So I think results हमारे हिसाब से reporting season mixed ही रहेगा। और एक चीज clear है कि थोड़ा इकोनॉमी में स्लो डाउन होता दिखाई दे रहा है। सो आपको इसमें भी थोड़ा फैक्टर करना पड़ेगा कि अगला 2 क्वार्टर शायद ग्रोथ इतना नहीं रहे। सो मार्केट्स फ्रॉम अ डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को लगता है कि ये मिक्स्ड ही रहेगा। इसमें वन साइड डायरेक्शन मिलना मुश्किल है। वन साइड डायरेक्शन मिलना मुश्किल है इसमें। वन साइड डायरेक्शन बैंक्स में रहा है, लेकिन काफ़ी शानदार मूव बैंक स्टॉक्स में। यहाँ पर आपको लग रहा है लीडरशिप मेंटेन रहेगी, या फिर एक रिस्क है कि ये जो इस क्वार्टर के अर्निंग्स हैं ये शायद पीक अर्निंग्स हो? जैसे ICICI बैंक के केस में नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग थे, लेकिन एक मैनेजमेंट ने बोला था कि शायद ये मार्जिन सस्टेनेबल ना हो। देखिए, बैंक्स के जैसा आपने बताया नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, और मेरे हिसाब से ये बाकी के सीजन में भी बैंक्स के नंबर ठीक ही रहेंगे। बट मार्जिन स्पीक आउट होते दिख रहे हैं, वो तो क्लियर है कि ये जो निम्स है वो सस्टेन होना मुश्किल है। शायद 1-2 क्वार्टर हो जाए, लेकिन उससे ज्यादा लंबा सस्टेन होना ये निम्स का मुश्किल है। और दूसरा वरी है कि थोड़ा जो हायर इंटरेस्ट रेट्स है उसका इम्पैक्ट आपको शायद क्रेडिट ग्रोथ पे भी दिखाई देगा अगले 2 से 3 क्वार्टर। ओके ऋषभ जी, 1-2 पॉकेट्स और हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रही हैं, प्राइस परफॉर्मेंस। अभी हम ऑल टाइम हाई के नज़दीक नहीं है, बट कुछ पॉकेट्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, लाइक कैपिटल गुड्स,
फ्यू ऑटोज और साथ ही साथ अगर आप देखें एफएमसीजी, कल एफएमसीजी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। हालांकि डाइवर्जेंस बहुत है, कुछ प्लेयर्स बिल्कुल बैकफुट पे हैं। फॉर इंस्टेंस डाबर, मेरिको में आज एक डेड कैट बाउंस है, लेकिन कमांड आईटीसी के हाथ में रही है। एफएमसीजी को प्रायर टू मानसून आप लोग कैसे अप्रोच कर रहे हैं और आपका कन्विक्शन क्या है इस वक्त एफएमसीजी में? कोई अगर स्टॉक स्पेसिफिक होकर थोड़ी बात कर पाए तो आप प्लीज बताइएगा एक बार। नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक तो शायद हम नहीं बात कर पाऊँ, बट फ्रॉम एफएमसीजी परस्पेक्टिव इसमें दो चीज हो रही है। जहाँ पे काफी सेगमेंट्स है एफएमसीजी में जहाँ पे आपको काफी नया कंपटीशन दिखने को मिल रहा है, और जहाँ पे ये नया कंपटीशन आ रहा है वहां पे थोड़ा लोगों का हेजिटेंसी रहेगा कि कैसे ये कंपटीशन बिहेव करता है। सो मेरे हिसाब से एफएमसीजी में जैसा आपने बताया वो दो तरीके का दोनों साइड आपको देखने को मिलेगा कि सम कंपनीज जैसे आज नेस्ले ने रिपोर्ट किया अर्निंग्स was quite strong, but I think it will also be कि जहाँ पे कंपटीशन नया बिजनेसेस में जहाँ कंपटीशन आ रहा है वहाँ पे आपको थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। धीरू ने इनफैक्ट कुछ सेक्टर्स मेंशन किए थे जिसमें ऑटो और कैपिटल गुड्स भी था। ऋषभ, कैपिटल गुड्स को लेकर हमने देखा ऑर्डर फ्लोज स्पेशली इन द लास्ट 3 मंथ्स काफी स्ट्रांग थे। परहैप्स ईयर एंडिंग का भी इम्पैक्ट देखने को मिला था। आज एबीबी के पेरेंट की तरफ से ये अपडेट आया है कि इन्होंने अपना रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ा दिया है। खासतौर से इंडिया एक्टिविटी ये कहते हैं साल दर साल 46% की ग्रोथ दिखा रही है। इस क्षेत्र में कितने अब आगे विकल्प हैं और बेहतर रिटर्न्स कमाने के? देखिए, ऑर्डर बुक स्ट्रांग ही रहेगा जो गुड क्वालिटी कैपिटल गुड्स कंपनीज हैं, बिकॉज वहां पे केपेक्स साइकिल आपको देखने को मिल रही है। स्पेशली गवर्नमेंट केपेक्स साइकिल काफी स्ट्रांग है, एंड वहां पे आपको अगले 1 या 2 साल में मोमेंटम देखने को मिलेगा। खाली एक ही इसमें कंसर्न है कि क्या वैल्यूएशन पे ये कंपनीज ट्रेड हो रही हैं, और ये आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा कि एक वैल्यूएशंस जो है वो आप एक रेंज से बाहर जाएंगे तो वहां पे थोड़ा सा कंसर्न रहेगा। बट बिजनेस वाइज कैपिटल गुड्स जो अच्छी कंपनी है उसमें अभी अभी आपको नेक्स्ट 1-2 साल में मोमेंटम दिखेगा। तो मैं आप मिड कैप काउंटर्स में भी अग्रेसिवली पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि अगर ये मार्केट उस दिशा में जा रहा है जहां पर अच्छी तेजी और नए हाइस की तरफ हमें बढ़ना है, कितना योगदान इन मिड कैप्स की तरफ से आता हुआ दिखाई देगा और कितना एक्सपोजर इस समय रखें? देखिए, मिड कैप में भी क्या है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं। सो मेरे हिसाब से आपको हर एक कंपनी को अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस पे एनालाइज करना पड़ेगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से जनरलाइज के मिड कैप में कैसा मूव रहेगा। मेरे हिसाब से काफी कंपनियां हैं मिड कैप में जो वो आर डूइंग वेल, एंड जहां पे आपको मोमेंटम अर्निंग्स का और ग्रोथ का दिखाई देगा। बट ये मिक्स्ड रहेगा बिकॉज काफी कंपनीज में आपको थोड़ा ग्रोथ पे प्रेशर भी दिखाई देगा अगले 2-3 क्वार्टर्स में। कुछ पर्टिकुलर थीम्स मिड कैप स्पेस में जो जहां पर आप बुलिश हैं ऋषभ? हम बॉटम अप इन्वेस्टर्स हैं, तो हमको तो काफी जगह अपॉर्चुनिटी दिखती है। हम मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटो कंपोनेंट्स में, लॉजिस्टिक्स स्पेस में, इवन फ्रॉम हेल्थ केयर में, जहाँ पे हमको काफी मिड कैप में अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं। मेनली ये कंपनी इस इंडस्ट्री सब डोमेस्टिकली ड्रिवन है, और हमारा फोकस यही है कि जो कंपनीज ज्यादा डोमेस्टिक मार्केट को केटर करती हैं वहां पे वी आर मोर फोकस्ड। अच्छा ऋषभ जी, 1-2 स्पेस और जिन्होंने बहुत स्ट्रांग मूव दिया है, अब पता नहीं वो प्राइस में ऑलरेडी मतलब सब कुछ फैक्टर इन हो चुका है या फिर सडन जो पॉज था इस बार आरबीआई की पॉलिसी में, सडन पॉज था, मतलब मार्केट तो कहीं ना कहीं ये रीड करके चल रहा था या फिर एज्यूम करके चल रहा था कि 25 बेसिस पॉइंट का हाइक होगा, बट एक पॉज आया। मात्र 1 महीने के अंतराल में पूरा का पूरा इम्पैक्ट रियल स्टेट ने दिखा है। बहुत अच्छे प्राइस स्ट्रेच, एचएफसीज में काफ़ी अच्छे प्राइस स्ट्रेच, और रियल स्टेट एंसिलरी में अभी पॉलीकैप का हम जिक्र कर रहे थे ऑल टाइम हाई। ये स्विंग, ये पैसा ऑलरेडी बन चुका है, ये प्राइस में ऑलरेडी आ चुका है, या फिर अभी बाजार इसको और चीज करने की कोशिश करेगा? यू टेक ऑन रियल स्टेट एंसिलरी एंड एचएफसीज इस वक्त? देखिए, आरबीआई का पॉज सडन था, सो आई थिंक थोड़ा रिलीफ रैली काइंड ऑफ देखा हमने, ये जहाँ पे हायर इंटरेस्ट रेट का ज्यादा इम्पैक्ट आता है। लेकिन एक चीज आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि ये इंटरेस्ट रेट पॉज है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट नहीं है।
तो जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं उनका इम्पैक्ट आपको अगले 2-3 क्वार्टर्स में इन सब सेक्टर्स में देखने को मिलेगा। सो मेरे हिसाब से अनलेस की इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स होता है, इट विल बी मोर ऑफ अ रिलीफ रादर देन अ चेंज इन डायरेक्शन। तो इंटरेस्ट रेट जब तक आपको ये साइकिल शिफ्ट होता नहीं दिखता टुवर्ड्स लोअर इंटरेस्ट रेट्स, इवन इफ देयर इज अ पॉज, जो इंटरेस्ट रेट मूव रहा है वो काफी शार्प रहा है, स्पेशली हाउसिंग फाइनेंस वगैरह में, जिसका आपको इम्पैक्ट ओवर नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में देखने को मिलेगा। ऋषभ, कोई इंसाइट इन रेलवे कंपनियों में क्या मार्केट फैक्टर इन करने लगा है? आई अंडरस्टैंड कि बिजनेस ग्रो हो रहा है, सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए काफी पैसा भी खर्च हुआ है, लेकिन आप देखिए कुछ स्टॉक्स, आरवीएनएल मिसाल के तौर पर 3 महीने में 50% का रिटर्न दे चुका है। दूसरी कंपनियां इरकॉन, ये भी आईआरएफसी कैचअप करने की कोशिश कर रही हैं। इधर आपका क्या बाय एनी चांस पैसा लगा है या फिर कोई इंसाइट कि कौन खरीद रहा है इतने बड़े पैमाने पर इन रेल कंपनियों को? नहीं, हमारे को इसमें इंसाइट बहुत नहीं है। जैसा आपने बताया वैसा कि ग्रोथ रहेगा, गवर्नमेंट ऑर्डरिंग स्ट्रांग रहेगा, लेकिन कोई स्पेसिफिक इंसाइट नहीं है कि कौन ले रहा है और इस इंडिविजुअल कंपनीज के लिए। ऋषभ, चलिए फिर शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ और ये सारी बातचीत रखने के लिए हमारे सामने। एक बार मार्केट का रुख करते हैं वापस, और देखिए थोड़ा सा निफ्टी अटका अब 17,000, वो एक्सपेक्टेड में था कि 17,802 804 के करीब आकर एक बार अटकेगा निफ्टी, उसके बाद शायद थोड़ी एक कंसोलिडेशन करे और फिर एक फ्रेश मूव शायद लगाए। आज HDFC ग्रुप शेयरों में प्रेशर है। HDFC लाइफ निफ्टी का टॉप लूजर, कल ध्यान रखिए निफ्टी का टॉप गेनर था, लेकिन आज पूरा मोमेंटम गंवा दिया इसने, 3% नीचे। HDFC बैंक करीब 1.5% नीचे। कमाल की बात यह है कि 1.5% नीचे गिरा HDFC बैंक, फिर भी बैंक निफ्टी ग्रीन में है, तो क्लियरली आपको बता रहा है कि किस तरीके का मूव है। HDFC में भी 1% का डिक्लाइन, लेकिन ये हो सकता है कि थोड़ा फाइनेंशियल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी को लेकर हो सकता है आज तक ये मूव हो सकता है, लेकिन मोमेंटम तो खैर अभी भी है। 18,981 फाइनेंशियल निफ्टी। अच्छा, एक और स्टॉक परसिस्टेंट सिस्टम, वो लेकर आइए। देखिए सुबह इसकी बात हुई थी कि शायद सुबह ये स्टॉक ना चले क्योंकि पोजीशनिंग काफ़ी स्ट्रांग थी, सुबह करीब 2% नीचे था, लेकिन अब देखिए वो सारी पोजीशनिंग क्लीन आउट होने के बाद अब इस स्टॉक में एक फ्रेश मोमेंटम, और अब ये डे हाई क्रॉस कर रहा है 4473, और फाइनली नहीं, ये बहुत नंबर्स बहुत स्ट्रांग थे, नंबर्स को लेकर कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। और एक्चुअली परसिस्टेंट जो है, परसिस्टेंट और KPIT, कोफोज, ये कुछ अलग टाइप की कंपनियां हैं। इनका जो बिजनेस मॉडल है वो बाकी ट्रेडिशनल IT कंपनी से थोड़ा अलग है। टाटा एलेक्सी एक और कंपनी है जिसका कि बिजनेस मॉडल काफ़ी अलग है, हालांकि टाटा एलेक्सी बहुत महंगी है तो उसके बारे में इतनी बात हम करते नहीं है, लेकिन परसिस्टेंट में आई थिंक लास्ट क्वार्टर के बाद 5,000 तक का हाई लगाया था इसने, उसके बाद एक करेक्शन हुई थी, तो मुझे लग रहा है कि शायद अब ये उस तरफ वापस जा रहा है, क्योंकि नंबर्स में कोई कंप्लेन नहीं थी, सिर्फ पोजीशनिंग को लेकर मेरी प्रॉब्लम थी कि 4,000 से 4400 तक की रैली हो गई थी, उसका थोड़ा कूल डाउन करना जरूरी था। वो सुबह कूल डाउन हुआ और वहां से फिर रैली स्टार्ट हुई है यहाँ पर। श्रीकांत, टेक्निकली परसिस्टेंट मौजूदा लेवल्स पर बिल्कुल, तो देखिए अगर परसिस्टेंट सिस्टम की अगर बात करें तो यस 5,000 के करीब था, वहां से गिरते गिरते 4,000 के करीब आया था, और अभी एक पुल बैक हो रहा है, और एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक है, बिकॉज ये जो स्टॉक था इसकी जो रैली थी वो काफी स्ट्रॉन्ग रैली थी, तो हमें लगता है कि एटलीस्ट कम से कम 50% पुल बैक तो कर सकता है, एंड इट इज वेरी क्लोज टू द रेजिस्टेंस लेवल। तो जब तक 4500 के ऊपर ये टिकेगा नहीं, तब तक मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे थोड़ा और इसे चेस करना एडवाइजेबल नहीं है। बट अगर यहाँ पे अगर कोई पोजीशन अगर हो और ऊपर के दाम की अगर पोजीशन अगर अटकी हो, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 4,700 4,800 के लेवल्स दिखा सकता है, पोटेंशियल है, बट करंट लेवल से इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है, तो करंट लेवल से होल्ड कर। ओके, परसिस्टेंट आपकी स्क्रीन पे। मीनवाइल जो सुबह सुबह आज अनुज और मैंने ट्रेड्स पिक किए थे पहला सौदा में, 1-2 मार्क करने बहुत ज़रूरी है आपको, जिन्होंने अच्छा स्क्रीन पे पैसा बना के दिया, सुबह भी पैसा बना के दिया और अंतिम दौर तक पैसा बना के दे रहे हैं। उसमें एक हो गया ब्रिटानिया, ये राजेश सतपुते जी की कॉल थी, 5345 पे स्क्रीन पे गई थी और 4412 अब इसका भाव है। एक हो गया अशोक लेलैंड, ये प्रकाश सर ने मेरे ख्याल से पिक की थी। बैंक ऑफ बड़ौदा अब करीब 185 का हाई लगा के आया, सुबह सुबह 181 पे पिक गया था। और जरा एक बार SBI को लेके आइएगा, SBI का ट्रेड हम लोगों ने पिक किया था करीब समझ लीजिएगा कि 9:23 पर, मैंने लिखा हुआ भी है,
और ये ट्रेड गया था 557 पे स्क्रीन पे और 568 का भाव लगा के आया। मानस एक प्रश्न पूछूंगा एसबीआई पर, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। लगभग 41 पॉइंट, इनफैक्ट 42% रोल ओवर हो चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि एक सीरियस हाई हमारे सामने खड़ा है 9 मार्च का और 8 मार्च का हाई, और एग्जैक्टली अब से 1 घंटे पहले का हाई सिमिलर 568.50। क्या यहाँ प्रॉफिट्स को बुक कर लें, कैश में कन्वर्ट कर लें, एक बार वो पॉइंट निकल जाए फिर री एंटर करेंगे? आपकी अप्रोच क्या होगी एसबीआई पे? ओके, तो देखिए अगर आपने 3 या 4 दिन पहले पोजीशन बनाई है और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है तो ये स्ट्रेटजी अच्छी है। 563 चल रहा है करंट लेवल्स पे, आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए और 5 पे ऊपर फिर से पोजीशन बना लीजिए। लेकिन अगर आप ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो अभी पॉजिटिव है, और अगर आपने आज पोजीशन बनाई है तो मेरी राय में तो बिल्कुल बने रही है, क्योंकि इस बार चांसेस बहुत ज्यादा है कि 570 को ब्रेक करके 585 के आसपास जाने की कोशिश करेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर आप पोजिशन ट्रेडर है तो आप बने रहिए 555 का स्टॉप लॉस लगाकर। भूल गए आप, सुबह जो मेंशन हुई थी मैरिको, उसने भी जबरदस्त ट्रैक्शन दिखाया। मेरे ख्याल से सारे टारगेट्स मैरिको में भी मीट हुए, और ये पालवे जी की कॉल थी, ये भी सुबह सुबह स्क्रीन पर आपको रेकमेंड की थी, और शानदार तेजी यहाँ पर भी हुई थी। अमित सेठ, एक बार जरा इस पर फॉलो अप ले लेते हैं, मैरिको पर कोई व्यू आपका? जी अनुज जी, स्ट्रक्चर इसने आज काफी अच्छा एक अपस्विंग दिखाया है। स्टॉक अभी 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को जाके हिट कर रहा है। इसका नेकलाइन अराउंड 485 का था। अगर किसी की पोजीशन है तो 484 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। जिस हिसाब से मोमेंटम है, इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल लगभग 500 के आसपास आता है। तो मुझे लगता है कि 1 से 2 सत्रों में हम 500 के लेवल्स मैरिको में देखेंगे। ओके, चलिए मैरिको की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं मारुति की। नंबर्स से पहले क्या एक्सपेक्टेशन है मारुति की? एक बार यतिन के पास चलते हैं और जान लेते हैं कि कैसे रह सकते हैं मारुति के नंबर्स। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और मारुति की बात करें तो ये टाइम शानदार 4th क्वार्टर के अर्निंग्स एक्सपेक्टेड हैं। कल ड्यूरिंग मार्केट आवर्स ही शायद आपको आता हुआ दिखाई दे रिजल्ट, क्योंकि 3:30 को प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो शायद 2-2:30 बजे के आसपास ये रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं। रेवेन्यूज़ में लगभग 23% की ज़बरदस्त वृद्धि आपको दिखाई पड़ेगी। लगभग 32,675 करोड़ के आसपास की आपको यहाँ आय आती हुई दिखाई पड़ेगी। एबिटा में भी लगभग 45% का इजाफा होगा। 3,500 करोड़ के आसपास यहाँ आपको एबिटा एब्सोल्यूट बेसिस पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। मार्जिन्स जो पिछले क्वार्टर 10% के आसपास या उसके नीचे चले गए थे, वहाँ आपको वृद्धि दिखेगी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इंप्रूवमेंट तो है ही, क्योंकि कमोडिटी कॉस्ट नीचे हैं, तो एक्सपेक्ट कीजिएगा लगभग 11.25% के आसपास के मार्जिन्स। और अगर हम मुनाफे की बात करें तो 2,770 करोड़ के आसपास यहाँ मुनाफा आ सकता है, 50% की वृद्धि। तो क्लियरली ये जो मार्जिन एक्सपेंशन है ऑटो कंपनीज में, ये थीम रहेगी Q4 की, और मारुति इससे अलग नहीं है। तो कंपनी ने प्राइस हाइक्स भी ली हैं, और जो नए मॉडल्स हैं जहां उनको अच्छी बुकिंग मिली है वहां मार्जिन्स भी अच्छे हैं। तो ब्लेंडेड मार्जिन्स आपको अच्छे दिखाई पड़ेंगे मारुति के। इसके अलावा जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है हाइब्रिड कार्स पे, ईवी प्लान्स पे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि टोयोटा ने अपने ईवी प्लान्स अनाउंस किए हैं ग्लोबली, तो शायद इसका बेनिफिट मारुति को भी मिले। और मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या रहती है इसको लेके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी मारुति के अर्निंग स्टैंड पॉइंट से। तो मारुति की अर्निंग्स एक्सपेक्टेड है कि बेहतर रहेंगी। कल इन्होंने फ्रॉन्क्स की, दरअसल जो इनकी नई एसयूवी है उसकी प्राइसिंग अनवील की, उसको लेकर भी ब्रोकरेजेस की राय आती दिखाई दी थी। ट्रेड क्या लेना है मानस प्री नंबर्स मारुति में? देखिए मारुति में फिलहाल के लिए तो ट्रेंड निगेटिव लगता है। मैं नहीं समझता कि यहाँ पर खरीदारी करनी है, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करना है, लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो खरीदारी करेंगे तो केवल 85-50 के ऊपर, उसके ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। अदरवाइज शायद आपको थोड़े नीचे के भाव देखने को मिल सकते हैं। शायद 83.25 के लेवल्स मारुति टच कर सकता है। देखते कल नंबर्स के बाद कैसे रिएक्ट करता है। तो मारुति पर टेक्निकली तो राय थोड़ी सी नेगेटिव ही बन रही है, हाउएवर नंबर्स मजबूत रह सकते हैं। वोल्टास से क्या उम्मीद कर रहे हैं यातिन? वोल्टास देखिए, हम तो ये कह रहे थे कि गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो नजर रखे, बट उसका इफेक्ट तो Q1 में आएगा। लेकिन Q4 की जहां तक की बात है, यहाँ आप एक्सपेक्ट कीजिए रेवेन्यू में मॉडेस्ट 12% का ग्रोथ रहेगा। रेवेन्यूज लगभग 3,000 करोड़ रुपए के आसपास आपको दिखाई पड़ेंगे। एबिटा में बिल्कुल ही फ्लैट कारोबार रहेगा, क्योंकि पुरानी इन्वेंट्री अभी भी वोल्टास के पास थी। पिछले क्वार्टर में
ये रिपोर्ट हो रहा था, तो उसके वजह से आप एबिटा बिल्कुल ही फ्लैट देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जहां आपको दिखाई पड़ेगा कि 266 करोड़ रुपए के आसपास एबिटा एब्सोल्यूट बेसिस पे रहेगा। मार्जिन्स भी आपको दबाव में दिखेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा, थोड़ा हाई कॉस्ट इन्वेंट्री है और ये प्राइसिंग पास ऑन नहीं कर पाए कस्टमर्स को, क्योंकि मार्केट शेयर भी आपको ध्यान रखना है प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ाने के पहले, तो थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा। और प्रॉफिट में भी मॉडेस्ट ग्रोथ केवल 5% की आपको दिखाई पड़ेगी, 191 करोड़ के आसपास कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है। ऑब्वियसली जो यूनिटली कूलिंग प्रोडक्ट्स हैं, यानी जो यूसीपी सेगमेंट है, यहाँ पे खास सेगमेंटल परफॉर्मेंस पे देखा जाएगा कंपनी क्या कर रही है, और जो मिडल ईस्ट के ऑर्डर्स हैं वहाँ किस हिसाब से ऑर्डर बुक बन रही है, क्या मार्जिन्स वहाँ इंप्रूव हो सकते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान रखनी होंगी। क्योंकि लोकल मार्केट तो ठीक है, लेकिन जो ओवरसीज ऑपरेशंस हैं, यहाँ मैनेजमेंट की कमेंट्री रिजल्ट्स के अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी वॉच करने के लिए। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट ये दो नंबर्स, वोल्टास ने कोई भी अभी तक मोमेंटम जो जनरेट किया उसको सस्टेन नहीं कर पाया। फरवरी का जो मूव था वो गया 200 डेमा पे कोलैप्स हो गया, और इस बार का मोमेंटम तो 200 डेमा पे भी छोड़िए जनाब, ये 100 डेमा पे भी सस्टेन नहीं कर पाया। और प्रायर टू नंबर्स अगेन बैकफुट पैकेट 4360। आपकी राय इस पर क्या होगी अमित? कोई मोमेंटम नहीं है, आई मीन, और आज का लो 20 एक्सपोनेंशियल एवरेज प्रायर टू नंबर्स, आपका टेक यहाँ पे, स्पेशली अगर आप लॉन्ग हैं यहाँ पर और आपने वो लॉन्ग सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में अगर राइट किया था तो क्या करना चाहिए? किरण जी, एग्जैक्टली मैं सेम चीज सोच रहा था जो आपने कही कि जब जब ये स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करता है, समाव लगता है कि ये चलेगा, लेकिन फिर कोलैप्स कर जाता है। लास्ट टाइम 200 डेमा से कोलैप्स किया था, इस बार तो इनफैक्ट 200 डेमा भी नहीं टच कर पाया है। तो मेरे ख्याल से एक बार स्टॉक को रिजल्ट से पहले तो स्पेशली अवॉइड करना चाहिए। किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो एग्जिट करना चाहिए 843 में। इसका फ्रेश व्यू रिजल्ट के बाद लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर साइडवेज टू नेगेटिव और इम्प्रेस नहीं कर रहा है। काम करते हैं, यतिन के पास एक बार फिर चलते हैं और डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिला है वो जान लेते हैं। यतिन बताइए। तो देखिए, डीलिंग रूम्स में एक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। रिजल्ट सीजन में अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस, जिसका कल रिजल्ट आने वाला है, यहाँ लॉन्ग पोजीशंस डीलर्स लेके चल रहे हैं। एफएनओ का डेटा भी यह रिवील कर रहा है कि आज काफ़ी सारी लॉन्ग पोजीशंस यहाँ बनती हुई नज़र पड़ी हैं। थोड़े मिनट पहले हमने इसके बारे में चर्चा की कि नंबर्स तो ठीक ही ठाक एक्सपेक्टेड हैं, और यहाँ बीटीएसटी की आपको सलाह डीलिंग रूम्स की तरफ से आ रही है। एचएनआईज यहाँ एक्यूमुलेशन कर रहे हैं रिजल्ट्स के पहले। ये हुआ बजाज फाइनेंस। दूसरा स्टॉक जो फोकस में है वो जाइडस लाइफ। ऑब्वियसली फार्मा की बात करें तो ये स्टॉक ने ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। लोअर लेवल से लगभग 60% का रिटर्न तो कंपनी ने दिया ही है, लेकिन यहाँ से भी काफ़ी सारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स को लगता है ये स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस होता रहेगा। पोजिशनली डीलर्स को लगता है कि 540 से लेकर 550 के टारगेट्स यहाँ देखने को मिलने चाहिए, और इसीलिए वो मई सीरीज में ही खरीदारी कर रहे हैं। तो शायद पोजिशनली अगले एक आध महीने के लिए जाइडस लाइफ में थोड़े बहुत बाय फ्लोस आज के सत्र में दिखाई पड़ रहे हैं। तो जाइडस लाइफ एक बार फिर डीलर्स के रेडार पर आता है, और ऑफ कोर्स बजाज फाइनेंस तो है ही। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। तो ये फिलहाल वो स्टॉक्स जहां पर डीलिंग रूम में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। निफ्टी बैंक इस बीच अच्छा खासा कूल ऑफ दिखा चुका है, सिर्फ 22 पॉइंट के ही गेन्स देखने को मिल रहे हैं। ध्यान रहे कि आज 42,601 डे लो था और 42,659 के लेवल्स तो आ ही गए हैं, तो सिर्फ 33 पॉइंट की ही बढ़त रह गई है। निफ्टी भी जो हम 17,807 तक इसे पहुंचता देख रहे थे, उस लेवल को चूम कर अब सिर्फ 28-29 अंकों की वृद्धि देखने को मिल रही है। तो निफ्टी में ज्यादा कुछ कूल ऑफ नहीं, लेकिन निफ्टी बैंक में खासा कूल ऑफ देखने को मिल रहा है। वो मेरे ख्याल से फाइनेंशियल निफ्टी का इम्पैक्ट है। वो हर बार ट्यूसडे को आप नोटिस करेंगे इस तरीके का मूव आता है, और फिर वेडनेसडे को वो ट्रेंड वापस रिज्यूम होता है। और ये देखिए निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में सुबह से इसके 19,000 की कॉल ट्रैक कर रहा था, वो लग रहा था मुझे कि वहां पर काफी राइटिंग हो रही थी, क्योंकि वो 40 रुपए तक गया था उसका प्रीमियम 19,000 की कॉल का, और लग नहीं रहा था कि वो सस्टेन होगा। और वहां पे जो कोलैप्स आया, और वो एचडीएफसी ट्विंस में जो कोलैप्स आया वो प्योरली एक एक्सपायरी फैक्टर है। और अब एक इंटरेस्टिंग चीज है कि फाइनेंशियल निफ्टी में दोनों का इंपैक्ट आता है, बैंक निफ्टी में सिर्फ एचडीएफसी बैंक का इंपैक्ट आता है। तो आप दोनों मूव करते हैं, ऑब्वियसली मर्जर के बाद एक ही स्टॉक रह जाएगा, लेकिन जब तक कि फाइनेंशियल निफ्टी में का एक ट्यूसडे का फैक्टर रहेगा कि ट्यूसडे को इस तरीके के मूव्स आप देखेंगे, लेकिन ओवरऑल स्ट्रेंथ है, मुझे लग रहा है कल से वापस रिज्यूम करेगा। तो निफ्टी में भी वो 17,802 की हमने बात की थी रेजिस्टेंस की, वो 17,807 तक गया, तो कोई सरप्राइज नहीं है कि थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ गई वहां। तो मूड माहौल में कुछ खास बदलाव नहीं, बीटीएसटी शुरू करते हैं और मेरे ख्याल में फिर तेजी वाले ट्रेड्स पर ही फोकस रहेगा। बताइए अमित, आप ट्रेड क्या लेंगे?
जी हर्षद मैम, मुझे लार्सन अच्छा लग रहा है। आई वुड लाइक टू कैरी लार्सन। इसके टारगेट्स लगभग 2300 के रहेंगे और स्टॉप लॉस 2225 का रहेगा। लार्सन एंड ट्यूब्रो यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है BTST का। ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। गाबा सर, आपकी ट्रेड? वेल, गुड आफ्टरनून टू यू वंस अगेन। मुझे स्टॉक पसंद है इस वक्त, वो है अनम्यूट करिए प्लीज। तेजी है यहाँ पर, बिल्कुल 600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे तक 615-20 तक जाना चाहिए। स्टॉक होगा 592 और विन द फार्म। और यहाँ पे अमित जी की कॉल हो गई और प्रकाश काबा सर की कॉल हो गई। औरो फार्मा आपकी स्क्रीन पे औरो फार्मा एक बार लेके आएंगे। ये भी 599.50 पे ट्रेड करता हुआ। श्रीकांत, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे मॉर्निंग के लिए, वेडनेसडे मॉर्निंग के लिए? बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पे अगर इस मार्केट में देखा जाए तो मुझे लगता है कि थोड़ा जो बजाज ट्विंस है वहां पे अच्छा खासा एक मोमेंटम बना हुआ है। कल उसके नंबर्स भी है। चार्ट और ओवरऑल फॉर्मेशन को देखते हुए लगता है कि इसमें और अच्छी तेजी बनेगी। शायद 6200 के लेवल्स भी ये दिखा सकता है। आज बढ़ चुका है वैसे देखा जाए तो, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो डेज हाई के करीब ट्रेड कर रहा है ये। ओके, करंट लेवल से इसे लॉन्ग करे और स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 6030 रुपए का, टारगेट्स रखे 6200। बजाज फाइनेंस आज सुबह से शानदार मूव स्टॉक ने दिखाया है। मानस, आप क्या पिक करेंगे BTST STBT के लिए? देखिए, BTST के लिए अनुज जी MCX पे खरीदारी करने की राय रहेगी। कुछ दिन पहले स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। आज एक ब्रेकआउट देखने को मिला। जितने पॉइंट मूविंग एवरेजेस है उनके ऊपर निकला, वॉल्यूम्स बेटर देखने को मिल रहे हैं। तो 1470 के स्टॉप लॉस से MCX पे खरीदारी करने की राय रहेगी और 1530 आपको टारगेट सेट करने हैं। ये दोनों ही कैश लेवल्स। MCX 1490 पे ट्रेड करता हुआ आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर है। MCX में एक्टिविटी काफी दिनों बाद दिखाई दी है। जरा प्लीज एक बार स्क्रीन पे लाएंगे। 1489 इंटरेस्टिंग चार्ट। आज ही के सेशन में कितने मल्टीपल एवरेजेस काटे इसने। 1489 पे ट्रेड कर रहा है। आज ही काटा 100, 50, 20, 10 और आज का लो था एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो प्रकाश सर वाला जरा एक बार ट्रेड लेके आइए। बहुत ज्यादा बातचीत हो नहीं पाई उस पर। जरा वो औरों को लेके आइए स्क्रीन पे। आज फार्मा में सुबह से बहुत एक्शन नहीं था, लेकिन लुक एट मतलब सिर्फ अगर मैं न्यूज वाले स्टॉक्स को छोड़ दूं तो औरों का आज का ये क्लोज आ रहा है 18 मई के बाद। जैसे ही प्रकाश सर ने कॉल दी, मेरे को ये सिस्टम ने अलर्ट किया कि ये इसका 18 मई यानी फ्रेंकली स्पीकिंग 11 मंथ्स 10 डेज का हाई है, यानी लगभग 12 महीने का हाई है। और इसने अभी 17 अगस्त 2022 का हाई क्रॉस कर दिया। ये लीजिए 600 रुपए 35 पैसे। इस पर एक सेकेंड थॉट लेता हूँ, शायद प्रकाश सर के पास ऑप्शन के डेटा ना हो मई के। अमित, एक बार जरा मई की 600 की एट द मनी कॉल देखिएगा। ये ट्रेड हमने पकड़ा था 200 डेमा के आसपास। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मेरी डायरी पे लिखा हुआ है 509 रुपए के आसपास, 200 डेमा के आसपास। अब कोई कॉल पकड़ लें क्या इस वक्त? क्योंकि इस वक्त औरो भी चल रहा है और ग्लेनमार्क फार्मा दोनों डे हाई पर आ गए हैं। मई की कोई कॉल बताइएगा। अमित, मैं औरो फार्मा की बात करूं। अमित के मैं भी कह रहा हूं सर, औरो फार्मा ही पूछ रहा हूं मैं आपसे। मैं ग्लेनमार्क का एक एग्जांपल दे रहा था, वो भी डे हाई पर है। औरो की कोई मई की कॉल आपको अगर इंप्रेस करी तो बताइएगा प्लीज। हाँ जी, मैं वही बता रहा हूँ वीरेंद्र जी। 600 की कॉल औरो फार्मा की ट्रेड कर रही है 23 रुपीज के लगभग। इसमें लॉन्ग जाने की सलाह है। इसका आज लो है 15, उसी को स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट हमारे 34 रुपीज से 35 रुपीज के रहेंगे। बात हो गई। मयूरेश, आपके पास कोई ट्रेड? सीमेंस अनुज, मुझे लगता है आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेस में है। कैपिटल गुड्स के नंबर्स ठीक ठाक आने चाहिए और जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज इवन सीमेंस के पास है, जो ऑर्डर बुक है लाइक एबीबी, आई थिंक इट्स क्वाइट रोबस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जीक्यूशन अच्छा खासा इंप्रूव हो रहा है और ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज बैलेंस शीट पे प्ले आउट होगी। तो आई थिंक सीमेंस को जरूर ध्यान रखें। सीमेंस पर बाय करना है। आज एबीबी में मूव, तो मार्केट एक्सपेक्ट करेगा कि शायद सीमेंस में फॉलो थ्रू आए। अच्छा, अब एक बार इस क्लोजिंग को समझ लेते हैं। पिछले 15 मिनट ने मूड थोड़ा खराब किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन देखिए, आज निफ्टी ने टारगेट्स मीट किए। 17,802 का हमारा सुबह का टारगेट था, 17,807 तक निफ्टी गया, वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग आई। अब ये जो अगले 100 पॉइंट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है 17,828 क्लोजिंग हाई था लास्ट मंडे का,
और 17,863 इस सीरीज का अब तक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। थोड़ी रेजिस्टेंस वहां पर रहेगी और कल देख लेते हैं ट्रेंडिंग मूव आएगा कि नहीं, क्योंकि वेडनेसडे को नॉर्मली ट्रेंडिंग मूव आता है, एक स्पेशली अगर ट्यूसडे को कंसोलिडेशन हो। लेकिन जो डिसअपॉइंटमेंट आई वो बैंक निफ्टी की वजह से, खास तौर से HDFC ट्विंस की वजह से। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का कंट्रीब्यूशन लेकर आते हैं। निफ्टी में आपको दोनों HDFC और HDFC बैंक दिखाई देंगे राइट हैंड साइड पर, और बैंक निफ्टी में ऑब्वियसली HDFC बैंक दिखाई देगा। तो ये एक कंट्रीब्यूशन निफ्टी में देखिए दोनों अब ये दोनों एक ही स्टॉक एक तरीके से, तो 38 पॉइंट का ड्रैग और बाकी कुछ भी नहीं है उसके बाद हर्षा देखिए, बाकी 3-3 पॉइंट के ड्रैग है। तो पूरी की पूरी ड्रैग जो है वो सिर्फ इन 2 स्टॉक्स की वजह से आई है। इवन अगर आप बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी 9 पॉइंट नीचे है, लेकिन मेरे ख्याल से HDFC बैंक ने करीब 150 पॉइंट 200 पॉइंट का ड्रैग बैंक निफ्टी में आज HDFC बैंक ने किया है। उसके अलावा बाकी सब ने सेकुलर मूव दिखाया, लेकिन ये सिर्फ ये जैसा मैं कह रहा हूँ ये प्योरली फाइनेंशियल निफ्टी का इम्पैक्ट है ट्यूसडे वाला। कल मुझे लग रहा है वापस मार्केट अपवर्ड जर्नी रिज्यूम करेगा। और विल होप फॉर द बेस्ट। और वैसे आप देखिए ये जो ड्रैग है वो थोड़ा सा SBI में भी जाते जाते दिख रहा है अनुज, करीब 1.5% का इजाफा देखने को मिला था आज दिन के दौरान। इस समय अब सिर्फ 1-1.25% ऊपर। पिछले आधे घंटे में आप गौर करेंगे तो 0.48% का प्रेशर है। एक्सिस बैंक में ऊपरी लेवल से कुछ पोजीशन कूल ऑफ होती हुई यही भी हुआ है HDFC लाइफ में और कोटक महिंद्रा बैंक में। अच्छा याद रखिएगा कल का दिन बजाज फाइनेंस, मारुति, वोल्टास की हमने बात की, लेकिन 2 दिग्गज लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां जिसमें HDFC लाइफ और SBI लाइफ दोनों के नतीजे आएंगे, तो वहां पर भी हम देख रहे हैं थोड़ा सा नरम ही स्वभाव के साथ ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर एक शांत क्लोज देखने को मिलेगा, लेकिन आप ऑफ कोर्स इसको कह सकते हैं कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी का ज्यादा इम्पैक्ट है। एक बार जाते जाते श्रीकांत एक्सिस पर व्यू दे दीजिएगा। 875 के लेवल्स, अचानक वो कूल ऑफ आया है। HDFC बैंक में जो दबाव है वो है, लेकिन इसे क्या ड्रैग कर रहा है? बिल्कुल, तो देखिए अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के ओवरऑल पैटर्न को देखें तो इसमें हमेशा हमने देखा है कि एक 30 से 40 रुपए की रैली होती है, फिर वापस ये स्टॉक करेक्ट हो जाता है। और अगर आप इसे कंपेयर करेंगे विद टॉप 2 बैंक्स ICICI बैंक या HDFC बैंक के साथ, तो इसमें वो अभी भी डिस्काउंट बना हुआ है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। सो मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऐसे ही जिगजैग करते रहेगा, लेकिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बिल्कुल रखे, क्योंकि इवेंचुअली हमें लगता है कि ये स्टॉक 920-930 के लेवल्स दिखाएगा। आज मुझे लगता है कि वही होगा कि शायद जो फाइनेंस निफ्टी के पीछे जो ओवरऑल प्रेशर बना हुआ है वो भी इसमें बना हुआ है, लेकिन इसे काफी अच्छा सपोर्ट है क्लोज टू 875-870 लेवल्स। सो बिटवीन दिस लेवल्स अगर आज ये और करेक्ट होता है तो बिल्कुल लॉन्ग करे और स्टॉप लॉस रखिए यहाँ पे 860 रुपए का। हमें लगता है कि वापस 900-920 के लेवल से दिखा देगा। ओके, चलिए वीरू के पास एक F&O सेटअप के लिए जाएं इससे पहले मैं एक स्टॉक विजिट करूंगा वापस। वीरू, वो सुबह बात हुई थी सुशील गेडिया के साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, जो हमने उससे पूछा था कि कोई एक स्टॉक जिस पर दाम लगाएंगे, एक बजा उसका इंटरडे चार्ट लेकर आइए। देखिए वो स्टॉक ने रफ्तार पकड़ी जैसे वो इंटरव्यू खत्म हुआ उसके बाद से, फ्लैट था तब तक, और 8-8.5% के मूव्स, शानदार मूव। तो डे ट्रेडर को तो बड़ा मूव मिल ही गया होगा, हालांकि उनकी कॉल जो है वो लॉन्ग टर्म की थी, लेकिन आज ही जिन्होंने शो देखा होगा उनको अच्छा मुनाफा मिला होगा। वीरू, F&O सेटअप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही उनकी टिप्पणी खत्म हुई अनुज, मैं उस टाइम भी दिख रहा था और 461 रुपए का भाव था, इट्स ना 496, और बहुत ही अच्छे बेस पे पकड़ा अनुज। जब वो टिप्पणी हुई थी ना, आपको यकीन मानिए आज इनकी कमेंट के साथ एक ज़माने के बाद, एक अंतराल के बाद, 12 सितंबर 2022 के बाद इसने अपने क्रिटिकल एवरेज को छुआ। क्या खूबसूरत अगर आप देखें व्यू था स्टॉक टी हाई पर। चलिए अब एक काम करते हैं, F&O सेटअप देखते हैं कि आज की इस क्लोज के पीछे डेटा कितना खड़ा है, कितना स्ट्रॉन्ग, कितना वीक। आपके स्क्रीन पे लॉन्ग्स और शॉर्ट कवरिंग। लॉन्ग एक ही है, शॉर्ट कवरिंग 108 में। अब देखिए क्या हो रहा है कि हो क्या रहा है कि ये डेटा इसलिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूज नजर आएगा क्योंकि ये कैलकुलेट कर रहा है करंट मंथ को, जो यहाँ से पोजीशंस कट रही हैं और नेक्स्ट मंथ में जा रही हैं। सो ये कैलकुलेट कर रहा है करंट मंथ को, और क्योंकि करंट मंथ में लॉन्ग का मतलब नहीं बनता, दैट्स व्हाई इट्स कैलकुलेटिंग ओनली वन लॉन्ग। इसके पीछे तथ्य है लॉन्ग अनवाइंडिंग 79, इसलिए यहाँ पर कि जो मौजूदा सीरीज की जो पोजीशंस कट के अगले सीरीज में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है वो है, तो वो यहाँ पे फैक्टर नहीं हो रहा है। इसलिए आपको ये लग रहा है कि जनाब बाजार इतना तेज था, आपको सिर्फ एक लॉन्ग दिखाई दे रहा है, नहीं, ये जो स्टैट्स हैं कैलकुलेट कर रहे हैं करंट मंथ को, फ्यूचर्स को। टोरेंट फार्मा, अदानी इंटरप्राइजेस और फर्स्ट सोर्स, मन्नपुरम फाइनेंस, संवर्धन,
ये यहाँ पे आज लॉन्ग बिल्डअप हुआ था। याद रखिएगा इस क्लोजिंग के पास तक आते आते फार्मा स्टॉक्स ने अपना रंग रूप स्वरूप सब कुछ बदल लिया है। अभी प्रकाश सर की कॉल थी, उस पर हमने एक बात की थी ऑप्शंस के बारे में, ह्यूज। उसके बाद लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट बिल्डअप कहाँ पे, इप्का लैब में, एलकेम और डालमिया भारत, गोदरेज सीपी और टाटा स्टील में यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट बिल्डअप है। और लॉन्ग अनवाइंडिंग क्रॉम्पटन और HDFC लाइफ, जी एंटरटेनमेंट, गोदरेज सीपी और यूपीएल में है। देखिए इस आंकड़े को आज थोड़ा सा आपको कंफ्यूज नजर आएगा, लेकिन बड़ी चीज क्या है, हम जब जा रहे हैं मई की सीरीज में, अधिकतर स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग विजिबल है। करंट मंथ के जो पोजीशंस शॉर्ट खड़ी थी वो कवर होके नेक्स्ट मंथ में जा रही हैं, ये इस डेटा का क्रक्स है। लेकिन फिर भी जाते जाते अगर कुछ काउंटर्स को देख लें जो कि आज अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो रहे हैं और जिस पर मेरे ख्याल से बात नहीं हुई इस कार्यक्रम में अब तक, ITC आज सुबह हमने करीब 408 रुपए 60 पैसे पे शिवांगी के साथ ये ट्रेड पिक किया था और इंट्राडे में ये जो हाई लगा के आया करीब 413.55। प्रकाश सर ITC को कैरी करे कल के लिए, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? ITC ITC की बात कर रहे हैं राइट? मैं एक मिनट, ITC जी हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल ये कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, बिल्कुल। ट्रेड कर रहा है 417, नथिंग रॉन्ग। 420 430 पॉसिबल है, नो रेजिस्टेंस, लेना चाहिए। 410 का स्टॉप। ओके ITC, चलिए ITC पर दाम लगाना है आपको। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव्स मार्केट में इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर। आज सुबह नेल्को की भी चर्चा हुई थी, हर्षा याद होगा आपको? नेल्को, हाँ नंबर्स पर टाटा ग्रुप का स्टॉक का 12% यहाँ पर तेजी, और ये इस समय डे हाई पर जाकर स्टॉक बंद हो रहा है। आज एक्सिस में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई, एक्चुअली एक्सिस बैंक और HDFC ग्रुप, इसने मार्केट को थोड़ा ड्रैग किया, इसकी वजह से एक थोड़ा सा इम्पैक्ट। लेकिन फार्मा में तेजी है, सिप्ला में अच्छा मूव। उसके अलावा टाटा कंज्यूमर इस वीक, एक्चुअली टाटा कंज्यूमर ने अच्छा परफॉर्मेंस है, करीब 5% का मूव टाटा कंज्यूमर में। अमित सेठ, जाने से पहले कोई टाटा कंज्यूमर में ट्रेड बनती है क्या, कोई कॉल ऑप्शन या कोई फ्यूचर के थ्रू इस ट्रेड को अगर अप्रोच किया जाए तो? जी डेफिनेटली इसमें एक 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हो रहा है टाटा कंज्यूमर में। कल के सत्र के बाद आज भी स्टॉक सस्टेन कर रहा है अनुज जी, तो व्यू इसमें बुलिश ही है। 740 की अगर इसकी हम कॉल देखें टाटा कंज्यूमर की, एक सेकंड जी, 740 की कॉल 15 रुपीज 60 पैसे पे अनुज जी ट्रेड कर रही है। इसे लॉन्ग किया जा सकता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 10 रुपीज एंड अ टारगेट ऑफ 25। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी। और याद रखिएगा कल जब हम सुबह में मिलेंगे टाटा कंज्यूमर्स के नंबर्स का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि आज वो नतीजे आने वाले हैं। बजाज ऑटो के भी नंबर्स का इंतजार है। आयशर मोटर्स इस बीच तेजी दिखा रहा है, 1.5% के गेंस पर जाकर टिकने की तैयारी इसकी आखिरी 3 मिनटों में। मानस, कल के लिए क्या पिक्चर पेंट कर रहा है ये? देखिए सपोर्ट बहुत अच्छी जगह लिया है, 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, रिकवरी देखने को मिली। स्टॉक सस्टेन कर रहा है, जो एक रेजिस्टेंस था 3200 का, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मेरा समझना है कि 3300 रुपए के लेवल्स वापस देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे एक पोजीशन टेक लेना चाहिए, 3180 का स्टॉप लॉस लगाना है और 3300 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। चलिए आयशर मोटर्स आपकी स्क्रीन पे। अब एक काम करते हैं, एक दो स्टॉक्स को और देखते हैं, फिर वॉल पे चलेंगे आपकी स्क्रीन पे। लेकिन ABB आज करीब 4% के गेन के साथ आज का टॉप डेरिवेटिव गेनर रहा। मैरिको ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया और इसके लिए बधाई के पात्र हैं आज राजेश पालवे जी, बहुत शानदार कॉल थी। और अशोक लेलैंड ऑटो स्पेस में आज लीड करके गया, स्ट्रॉन्ग गेन। श्रीराम फाइनेंस, अदानी एंटरप्राइजेस का आज सुबह एक काफी स्ट्रॉन्ग शो था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया। और FMCG में आज ITC ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, ये अगेन एक नया हाई। लेकिन एक और कॉल जो CNBC आवाज पर आपने आज बहुत अच्छे से प्ले करी होगी FMCG बास्केट में ही, वो थी राजेश सतपुते जी की ब्रिटानिया, 4416 इस दौर का, यानी लगभग 2 मार्च के बाद का हाईएस्ट क्लस्टर। B2 में आज शॉर्ट कवरिंग विजिबल थी एंड सेम इज द केस विद बजाज, ये सिमंस कैपिटल गुड्स में आज स्ट्रॉन्ग मूव देके डे हाई की डिजेक्टरी में आके क्लोज होता हुआ, लेकिन शानदार क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक स्विंग काफी अच्छे खासे थे। हाँ, इंडिसेस थोड़े से बैकफुट पे आए, लेकिन इस क्लोजिंग को देखने के लिए आई चलते हैं सीधे वॉल पे हर्षता के पास। हर्षता, ओवर टू यू। वीरू, साथ ही ध्यान रहे जब हम इस मार्केट को क्लोज कर रहे हैं आज के इस पूरे एक्शन के बीच, डाउ फ्यूचर्स इशारा कर रहा है 140 अंकों की गिरावट देखने को मिलेगी। नैस्डैक फ्यूचर्स 56 पॉइंट नीचे और S&P में भी करीब 20% की गिरावट। आज वहां पर भी नंबर्स का ही रिएक्शन रहेगा। अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट के नंबर्स आने हैं, जनरल मोटर्स के नंबर्स आने हैं,
तो उससे पहले मार्केट वहां का प्रिपेयर कर रहा है कुछ मुनाफा वसूली के लिए। लेकिन भारतीय बाजारों में ऊपरी लेवल से थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिली है। 17,807 तक हम पहुंचे और वहां से अगर आप तुलना करें थोड़ा सा कूल ऑफ 22 पॉइंट की बढ़त पर हम ट्रेड जाकर क्लोज करेंगे। निफ्टी बैंक में ज्यादा तेजी देखने को मिली थी। 42,845 के लेवल्स देखे गए, वहां से थोड़ी सी नरमी के साथ 4 पॉइंट नीचे। निफ्टी आईटी एकदम फ्लैट, लेकिन आज फिर से हमने देखा एफएमसीजी स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही थी, तो वो एक थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ वाला पॉकेट जरूर था। इंट्राडे में करीब 100 पॉइंट के गेन्स। मेटल्स में एक बहुत मिक्स्ड प्ले देखने को मिला है। फार्मा को लेकर खबरें ज्यादा देखने को मिली थी, उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो फार्मा इंडेक्स का हाल क्या रहा, मुनाफा वसूली लेकिन सिर्फ 10 पॉइंट की। कुछ एक्सीडेंट्स आपके सामने पहले लेकर आते हैं। देखिएगा इप्का लैब्स कहां पर टिक रहा है, क्रॉम्पटन कंज्यूमर में क्या हुआ है। आज मार्केट को रास नहीं आई है इप्का लैब और यूनिकेम की डील, तो 10% की गिरावट, यहां पर बड़ी शॉर्ट की पोजीशन रही। क्रॉम्पटन में भी हमने देखा मैनेजमेंट चेंज का इम्पैक्ट, 11% नीचे। साथ ही ध्यान दीजिएगा आप पर्टिकुलरली बायोकॉन के ट्रेड को, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर कुछ और हिस्सा लिया है कंपनी की बायोलॉजिक्स बिजनेस में। 2% ऊपर वो स्टॉक जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पर सबसे ज्यादा खबरों का इम्पैक्ट देखने को मिला। अब हीट मैप आपके लिए लेकर आएंगे जहां पर आपको साफ दिखाई देगा कि दिग्गजों में क्या चला और क्या पिटा। ऊपरी लेवल से कूल ऑफ एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, ये 3 एचडीएफसी ग्रुप कंपनियां जहां पर दबाव। यूपीएल आज मुनाफा वसूली की ग्रिप में। टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स में हमने देखा जाते जाते कुछ पोजीशंस हल्की होती हुई दिखाई जरूर दे रही हैं। लेकिन तेजी की तरफ आज फिर बजाज फाइनेंस ऊपर, कल नतीजों से पहले। बजाज फिनसर्व में भी हमने देखा जो परसों नंबर्स पोस्ट करेगा, 2% की गेंस। भारती में खरीदारी, इंडसइंड बैंक में आज एक पुल बैक। आयशर जाते जाते तेजी दिखा रहा है, लेकिन बैंकिंग काउंटर्स में आप गौर करें, एसबीआई 1.25% ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक नियरली 1% के गेंस पर यहां पर तेजी देखने को मिली। ये अपने ग्राउंड को होल्ड कर पाने में कामयाब। आज रिलायंस का माफ कीजिएगा योगदान रहा है 0.5% के गेंस के साथ। फाइनल क्लोज 17,763 पर आता हुआ मार्केट के लिए। थोड़ा पानी पीजिए अब आप। और ये क्लोज मार्केट की इस समय ठीक ठाक क्लोज है, मतलब बेटर हो सकती थी, लेकिन थोड़ी वीकली एक्सपायरी बैंक फाइनेंशियल निफ्टी की, उसने थोड़ा प्रेशर डाला लास्ट के 5 मिनट में। और मिड कैप इंडेक्स रेड में बंद हुआ, लेकिन ठीक है फिर भी। 17,807 आज का हाई, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 17,802-805 का क्लस्टर उसके आसपास। लेकिन कल फिर जुड़ेंगे। अभी के लिए वीरू, मुझे और हर्षदा को दीजिए इजाजत।